आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप राठी ज्ञान आईएएस के फेसबुक प्रयास और यूट्यूब वीडियो चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा प्रयास ये है कि हाल ही में रिजल्ट आया है यूपीएससी का, आईएएस का 2019 का, और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। प्रदीप मलिक और बाकी सभी अन्य छात्र, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया वो निराश ना हो। यूपीएससी यहाँ टाइम लगता है, बड़े बड़े टॉपर्स को टाइम लग जाता है, तो आपको भी टाइम लग सकता है। इसमें कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसी पेस में मेहनत करते रहें जिस पेस में मेहनत कर रहे थे इससे पहले भी। आज की वीडियो का उद्देश्य ये है कि ऐसे सभी माता पिता और छात्रों को गाइड करना कि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और पीसीएस जो स्टेट पीसीएस हैं उनके लिए सर्वोत्तम रणनीति क्या हो, तैयारी कैसे करें और कैसे इस मटेरियल को, नोट्स को, टेस्टों को हम मैनेज करें अपने लाइफ स्टाइल और पढ़ाई के साथ साथ। तो अब जो बेसिक बात इसमें आती है वो ये है कि सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की जब भी हम तैयारी करेंगे तो उसके क्रैक करने की रणनीति है। आईआईटी के लिए वो अलग है, आईआईएम के लिए वो अलग है, और सिविल सेवा यूपीएससी के लिए वो अलग है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो, स्पेशली फॉर यूपीएससी, और उन सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो और गाइडेंस वीडियो बनाने का हमारा ये प्रयास है। कुछ कमी रहेगी तो आप हमें सुझाव देना, हम इससे अच्छा और करेंगे। देखते हैं आगे क्या कि सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की हमें तैयारी करनी पड़े तो उसके लिए दो बेसिक कंपोनेंट हैं। क्या? एक तो हमें पता हो एग्ज़ाम की स्ट्रक्चर कि इस एग्ज़ाम में आता क्या है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, और सेकंड क्या, एग्ज़ाम लेवल, कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है। तो एग्ज़ाम के जो स्ट्रक्चर में आपको ब्रीफली बताऊं, हालांकि ये नेट पे उपलब्ध है, बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम की जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल की है, प्री, मेन और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, प्री, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्री एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक पेपर जीएस का है और एक पेपर सीसेट का है। जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चंस आएंगे और कितने, 200 मार्क्स के, 2 नंबर का एक। सी सेट के अंदर 80 क्वेश्चंस हैं और इसके मार्क्स भी कितने हैं, 200। और सी सेट जस्ट ओनली क्वालिफाई है, यानी इसकी मेरिट काउंट नहीं होती है, क्वालिफाई करना पड़ता है, जस्ट 33%। अब 25, 26, 27 नंबर भी अगर आपके आ गए तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। लगभग 30+ अगर आप करते हैं तो ये क्वालिफाई है। अब पूरी मेरिट प्री क्वालिफाई करने की बनती है क्या, जीएस के बिहाफ पे, जिसमें हिस्ट्री है, जिसमें पॉलिटी है, जिसमें ज्योग्राफी है, जिसमें इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और एक बड़ा पोर्शन करंट अफेयर्स का है। तो अब यहाँ पर जो मेरिट चल रही है पिछले 55 से 60 क्वेश्चंस, अगर आप इतने कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है प्री के अंदर। कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल सीटें 1000 हैं तो प्री क्वालिफाई करते हैं कितना, लगभग 12 से 15 गुना। यानी अगर 1000 सीटें हैं तो प्री क्वालिफाई करने वाले लोग कितने होंगे, 12 गुना। अब ये 12 टाइम्स लोग कहाँ पहुँचेंगे, मेंस में। और अब मेंस के अंदर पेपर कितने होंगे, 9। ये जस्ट क्वालिफाई एग्ज़ाम है। आप 110 नंबर लाते हैं तब भी क्वालिफाई होगा, और आप 200 में से 200 लाते हैं तब भी क्वालिफाई होगा। तो इट्स एनफ, आप क्रैक कर जाएं विद सफिशिएंट नंबर्स, डाउटफुल सिचुएशन ना हो तो वो मच बेटर है। 55 से 60 क्वेश्चन अगर आपके एग्जैक्ट निकल के आते हैं एग्जाम के बाद, या 110+ नंबर आपके आते हैं, तो आपका सिलेक्शन इसमें श्योर है। ये जस्ट क्वालिफाई, इसके नंबर कहीं कहीं ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेंस एग्जाम है जहाँ 9 पेपर होंगे, जिसमें पेपर 2 तो होने हैं क्वालिफाई, पेपर नंबर 1 और 2 ये जस्ट ओनली है क्या, हिंदी और इंग्लिश। इनके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं चूज करने के, लैंग्वेज पेपर्स हैं, ये जस्ट क्वालिफाई है।
यानी इन्हें जस्ट क्वालिफाई करना है। 300 नंबर के पेपर्स हैं और 1/3 के आसपास क्वालिफाई हो जाते हैं। अब इसके बाद एक पेपर नंबर 3, ये पेपर है एस्से का 250 मार्क्स का। इसके बाद 4 पेपर होंगे नेक्स्ट, क्या, जीएस पेपर 1, पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। जीएस के 4 पेपर्स हैं, 250 नंबर का एक है, यानी 1000 नंबर के पेपर जीएस के हैं और 250 नंबर के पेपर किसके हैं, एस्से के हैं। और यही चूज करना पड़ेगा आपको अपना कोई ऑप्शनल, यानी वैकल्पिक विषय। क्या, अब सब्जेक्टों की पूरी एक लिस्ट है, आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स में है या नहीं है, आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं, आप उन्हें चुन सकते हैं। यानी कोई साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति भी हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स कुछ भी चूज कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार, अगर वो कंफर्टेबल है उसमें। तो हम सब के बारे में बात करेंगे, डीपली ऑप्शनल कैसे चूज करें। अभी मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ, बेसिक एग्जाम स्ट्रक्चर्स क्या है आपको पता हो। ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, 250 नंबर का एक होगा, तो कितने, 500 नंबर का है आपका ऑप्शनल। तो 1000, 1500 और 2 1750 नंबर का है आपका मेंस एग्जाम, 1750 नंबर्स का। अब क्या है इस एग्जाम के अंतर्गत, जो कट ऑफ से, यहाँ तो हमने क्या देखी, जो कट ऑफ है वो प्री के अंदर कितनी है, लगभग 55 to 60, आप कह लो कितना, मैक्सिमम 60%। तो यहाँ भी वो कट ऑफ कितनी है, 50 to 60%, यहाँ भी इससे ज़्यादा नहीं है। यानी यहाँ भी अगर 50 से 60% अंक प्राप्त किए जाएं तो आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर 1000 सीट थी तो प्री क्वालिफाई कितने ने किया है, 12 टाइम्स, तो लगभग 12000 लोगों ने क्या दिया है, मेंस फॉर एग्जाम्पल। अब इंटरव्यू में कौन जाएगा, लगभग 2.5 से 3 गुना लोग, इतने गुना लोग कहाँ पहुँचेंगे, इंटरव्यू में। अगर 1000 सीट हैं तो 2500 से 3000 लोग क्या देंगे, इंटरव्यू। अब इसमें से 50 से 60% पे आपकी कट ऑफ है। वीडियो के बाद मैं शेयर कर दूंगा आपको पिछले कुछ वर्षों के जो कट ऑफ्स हैं एग्जैक्ट, कैटेगरी वाइज, जनरल के लिए कितना है, SC ST OBC के लिए कितना है, सब कुछ। तो लगभग 50 से 60% कट ऑफ है। कहाँ, इसके अंतर्गत हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से कौन, एस्से, जीएस और ऑप्शनल, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे आप स्किप कर सकते हो। और पूरे एग्ज़ाम का जो कोड है वो मेंस एग्ज़ाम है। यानी अगर किसी को एग्ज़ाम फोकस करना है तो क्या फोकस करना है, मेंस, जिसके हर एक नंबर के बिहाफ पे आपको सर्विस कैडर सब अलॉट होंगे। यानी आपका 1 नंबर ऊपर होते ही आप सैकड़ों बच्चों को ओवरकम कर देंगे। और यहाँ जो मेरिट रहने वाली है, सीटें 1000 हैं तो हर एक नंबर पे कम से कम 10 से 20 आदमी ऊपर नीचे होते जाएंगे। और उनकी सर्विस का जो एलोकेशन है, एक रैंक नीचे आते ही आपकी सर्विस आपके हाथ से निकल सकती है, आप IAS से IPS में या IRS में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हर नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ हर नंबर के लिए संघर्ष है। इस प्रकार का संघर्ष इसमें प्री के अंदर पढ़ना बहुत है और यहाँ उनका एनालिसिस और राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा है। आगे जो इंटरव्यू है यह है व्यक्तित्व परीक्षण, यानी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। यह है कितना, 275 मार्क्स का। तो 1750 प्लस ये कितने, 2025 मार्क्स का, 2025 मार्क्स का। और यहाँ 60% पे पूरा इंडिया टॉप हो जाएगा, 50+ पे आप टॉपर्स में होंगे। यानी ये ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आप आधे से अधिक अंक ले आते हैं किसी भी स्टेज में तो आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई भी नहीं है। यानी हर जगह आप एवरेज से ऊपर हों तो सिलेक्शन की गारंटी बहुत ज़्यादा है। तो हम बात कर रहे थे क्या, एग्ज़ाम के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी एग्ज़ाम की संरचना कैसी है। UPSC के लिए, PCS के लिए भी सेम है ये, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। अब तो UP PCS भी और जो उत्तराखंड PCS है वो भी UPSC के पैटर्न पे ही हो चुका है। उत्तराखंड में ऑप्शनल नहीं है और यूपी में ऑप्शनल भी है।
तो एग्ज़ाम की स्ट्रक्चर है 3 प्रकार की। प्री एग्ज़ाम्स होगा जिसमें 2 पेपर हैं, जीएस और सीसेट का। जो सीसेट है वो जस्ट क्वालिफाई है, जीएस की मेरिट लगती है बाकायदा, और कट ऑफ मार्क्स से 55 से 60 क्वेश्चंस या 110 से 120 के आसपास मार्क्स। 12 गुना लोग पहुंचते हैं मेंस में, लगभग 1000 सीटें हैं तो 12,000 लोग पहुंचेंगे, और वहाँ पेपर कितने होंगे 9। डिटेल सिलेबस इन सब का आपको मैं अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट किसी का रह जाएगा तो सबके पास मेरा नंबर होना ज़रूरी है। मुझे कभी भी आप इसके बारे में कॉल करेंगे तो मेरा सहयोग आपको लगातार मिलेगा। इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है और मैं भी उपलब्ध हूँ आपकी सहायता के लिए। इसके बाद इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। अब टेस्ट होगा आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का, आपकी सोच का, आपकी समझ का, मुद्दों के बारे में आपके विचारों का, हर चीज़ का, आपकी प्राथमिकताओं का, हर चीज़ का, कि सोसाइटी में आप क्या योगदान देंगे, हर वो चीज़। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या जाना, क्या स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम की, प्री मेन और इंटरव्यू के लिए। अब एग्ज़ाम का लेवल, हिस्ट्री ग्रुप सी में भी आने वाली है, रेलवे में आने वाली है, एसएससी में आने वाली है, बहुत जगह आने वाली है, लेकिन हर जगह लेवल क्या होगा, अलग। तो किसी भी एग्ज़ाम का लेवल अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हम क्या जान लें, प्रीवियस पेपर एंड सिलेबस। यानी हमारे पास सिलेबस हो और प्रीवियस पेपर हो। किसी भी एग्ज़ाम के लेवल को जानने के लिए हमें क्या तो पढ़ना है और वो किस लेवल का पढ़ना है कौन बताएंगे, लास्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें इसके बारे में गाइड करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें एग्ज़ाम डिमांड बिल्कुल क्लियर हो कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम पीसीएस तक के हैं वो ओवर फैक्चुअल हैं। आप उत्तराखंड देखिए पीसीएस को, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, बहुत बेतुके फैक्ट्स आते हैं। यूपी पीसीएस है वो थोड़ा बैलेंस रखता है, फैक्ट भी प्लस कंसेप्ट भी, और यूपीएससी फैक्ट बहुत कम पूछता है और कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पूछता है। यानी अगर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी है और हर टॉपिक को आपने बहुत डीपली पढ़ा हुआ है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी है, और ये बहुत बेस्ट पार्ट है यूपीएससी का। यानी वो आपकी चेक करना चाहता है डीप नॉलेज एंड कंसेप्ट, वो आपको बहुत सारे अननेसेसरी फैक्ट बिल्कुल याद करवाना नहीं चाहता। तो हर आदमी के पास तैयारी करने से पहले सबसे पहले क्या चाहिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर। पिछले 5 से 10 सालों के पेपर, 2013 से लेके 2019 तक के पेपर्स आपके पास हों, इट्स एनफ। क्योंकि ट्रेंड लगातार बदल रहा है। इससे पहले ट्रेंड कुछ और था और 13 के बाद ट्रेंड में काफ़ी बदलाव आया है। वो प्री के अंदर करंट अफेयर्स का बढ़ना हो, मेंस वाले क्वेश्चन के अंदर और वर्सिटी आने वाली हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना कि एग्ज़ाम के जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, कि 3 लेवल के एग्ज़ाम्स हैं और अब इसका लेवल क्या है ये बताएगा हमारा सिलेबस और पिछले साल के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है हमने अभी तक ये जाना यूपीएससी की स्ट्रेटजी या आईएएस और पीएससी की जो स्ट्रेटजी है उसके लिए कि एग्ज़ाम्स की स्ट्रक्चर क्या है और एग्ज़ाम्स की नीड्स क्या है, इसका लेवल क्या है। तो हमने कहा कि हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के पास उसका सिलेबस होना चाहिए, और दूसरा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, पुराने पेपर्स हैं, वो बताएंगे उसका लेवल। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने बात की, 3 लेवल की स्ट्रक्चर है, प्री मेन और इंटरव्यू की। अब बढ़ते हैं आगे, तैयारी करने वाले लोग कौन हैं ये। तो यहाँ देखते हैं यूपीएससी या पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट्स हैं, प्रतिभागी छात्र, वो 3 कैटेगरी के लोग हैं। या तो वो 10th और 12th कर रहे छात्र हैं, उन्हें प्री गाइडेंस उनके माता पिता बहुत एक्चुअली ही गाइड कर रहे हैं उन लोगों को, और उनका टारगेट स्टार्टिंग से ही सेट है। अब से 10 साल पहले जो लोग इस सेक्टर के अंदर आ रहे थे उनके अंदर एक बहुत बड़ा भटकाव था और एक बहुत बड़ी समस्या थी, आज का इंटरनेट ना होना, यूट्यूब ना होना और गाइड करने वाला कोई ना होना। उनका खुद का संघर्ष, खुद की सोच, साथ में आ रहे मित्र कोई मैगजीन पढ़ ली तो इसकी ओर अट्रैक्ट हुए। लेकिन अब ये सब उपलब्ध है तो बहुत सारे माता पिता पहले जानते हैं हमारे बच्चे को क्या करना है, या बच्चे की रुचि बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, उसे पहले ही पता है 10th-12th से ही। हमारे पास तो ऐसे बच्चे भी जो क्लास 8 और 9 से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके अंदर वो जुनून या उनके अंदर वो जिज्ञासा उनके माता पिता ने पैदा कर दी है। तो या तो वो 2 प्रकार के लोग हैं, 10th और 12th करने वाले लोग, या
वो कर रहे ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम एटसेट्रा, बीटेक वगैरह या पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी ऐसे छात्र जो 10th 12th कर रहे हैं या ग्रेजुएशन और पीजी कर रहे हैं और परस्यूइंग कर रहे हैं अपने कोर्सेज़ को, और उनके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या पीसीएस की। हम यूपीएससी बराबर के फोकस कर रहे हैं। ऐसा एग्ज़ाम जो हर साल होता हो, मोस्ट ट्रांसपेरेंट हो, वो बेस्ट एग्ज़ाम आईएएस का है, यूपीएससी का। जो पीसीएस हैं उनमें डिले बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड की बात करें तो हमारा दुर्भाग्य है, यहाँ पिछले 3.5 से 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है यूपीएससी यूके पीसीएस की। ठीक है, तो ऐसे 10th और 12th करने वाले छात्र या पीजी करने वाले छात्र, इनके सामने चुनौतियाँ कैसी हैं? एक तो उन्हें लगातार कॉलेज जाना है, ठीक है, इनके ऊपर जो अपने एग्ज़ाम के सिलेबस हैं उन्हें पूरा करना है, ठीक है, और उसके साथ साथ तैयारी करनी है। तो ये लोग 2 प्रकार के हैं। एक तो कैसे? ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग, यानी आर्ट या कला वर्ग के लोग, या वो साइंस और कॉमर्स, वो बीटेक वाले भी हों, कॉमर्स वाले भी हों, एटसेट्रा, सभी प्रकार के लोग। तो अब जो ह्यूमैनिटीज़ के लोग हैं, इन्होंने कुछ स्तर तक, थोड़ा लेवल तक 6 to 9 तक की बेसिक एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ ली है, तो इन्हें वो दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी सलाह लें तो उन्हें भी दोबारा पढ़नी चाहिए। क्या? एक तो तुरंत ही हर एक बच्चे को, जो भी तैयारी करना चाहता हो यूपीएससी की, उसके माता पिता को मेरा सुझाव है और उस बच्चे को मेरा सुझाव है कि वो अब नंबर फेसिंग, यानी नंबर्स अर्न करने वाला काम ज़्यादा ना करें, यानी वो फोकस फॉर कंसेप्ट, यानी वो कंसेप्चुअल स्टडी करें, बातों को समझने की कोशिश करें, रट के नंबर लाने वाले गेम का हिस्सा अपने आप को ना बनाएं। आप टॉप भी कर देंगे, लेकिन जब आप ये बात चेक करेंगे, यूपीएससी का आया है अभी रिजल्ट, तो ये देखना कि जितना लोगों का नंबर आया है उनमें से कोई बच्चा ऐसा भी है क्या जो कभी टॉपर्स रहा हो। इनकी परसेंटेज बहुत कम हो यहाँ पे, यानी सीबीएसई के टॉपर्स, स्टेट के जितने भी बोर्ड से उनके टॉपर्स, उनके नंबर यहाँ कम आएंगे, और जो लोग बेसिक लोग होंगे, सामान्य पृष्ठभूमि के, उनके नंबर ज़्यादा आएंगे। यानी ऐसा हो सकता है कि आप फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश कर रहे हो और नंबर लाने वाले गेम का हिस्सा बने हुए हो, तो उससे अपने आप को अलग कीजिए। आपके 5-10% कम भी होंगे तब भी चलेगा, लेकिन फोकस क्या करना है आपको? कंसेप्ट, हर बात को समझने की कोशिश करना है। ऐसा है तो क्यों है, इसके कारण क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं, इसका एनालिसिस क्या है। यानी एक प्रकार की स्टडी कैसे करें? डीपली स्टडी। हर बात को समझने का प्रयास करें, रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। माता पिता भी ये काम करें और बच्चों को भी इस बात को फॉलो करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, जो पूरा एग्ज़ाम आपकी समझ सोच के ऊपर टिका हुआ है, तो 9th से 12th तक के बच्चे जो ह्यूमैनिटी या आर्ट साइड लिए रखते हैं, वो 9 से 12वीं तक की एनसीईआरटी अच्छी कर दे डीपली। कोई नोट्स नहीं बनाना है, यानी उन्हें नोट्स बनाने के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है, उसे वो अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, जैसे उनकी इच्छा हो, ठीक है। यानी प्रॉपर नोट्स के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, अभी बातों को समझना है और डीपली पढ़ना है। यानी डिबेटेबल फॉर्म में, जिसमें आप अपने आप से प्रश्न क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट क्वेश्चंस ऑन। क्या इसके साथ साथ आपको एक हैबिट डेवलप करनी है अपने अंदर न्यूज़पेपर पढ़ने की। इससे आपकी बहुत सारी लैंग्वेज की जो शुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, लिंग्विस्टिक समस्या जितनी भी हैं। न्यूज़ आपको सुननी है, ये हैबिट आपको बनानी है अपने अंदर। टीवी की या रेडियो की, अब ये सब मोबाइल पे उपलब्ध है या टीवी पे उपलब्ध है, जहां आप सुन सकते हैं। तो नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं। न्यूज़, टीवी या रेडियो, बीबीसी वाली न्यूज़, इंडिया की ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़, ये सब आपको मिलती रहेंगी। 24 घंटे में एक बार समाचार ज़रूर देखिए, ताकि आपको इन मुद्दों के बारे में जानकारी मिले जिनसे आज पूरी दुनिया दो चार हो रही है। लेबनान के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, वो क्या है, क्या समस्या थी वहाँ पे? 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट फटा है और जिसमें सैकड़ों लोग मर चुके हैं, लगभग 135 से अधिक, और 4000 लोग घायल हैं, और लगभग $1.5 बिलियन का भयंकर नुकसान हुआ है, और शहर का लगभग आधा हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। यानी अब ये समाचार आपको क्या करेंगे? आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करेंगे उन विषयों को जानने की। न्यूज़पेपर जो भी आपके पास आता हो, हिंदी या इंग्लिश, आपको उनको पढ़ना, और पढ़ना भी क्या? नेशनल इंटरनेशनल इशूज़। लोकल न्यूज़ से हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं है। इन्हें कुछ समय बाद भी पढ़ना शुरू करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी आपको बेसिकली पहले पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। अब जो साइंस वर्ग के लोग हैं, इन्हें ये सब सुनने हैं। मैं खुद एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, और यूपीएससी की तैयारी के समय से ही मुझे ये तक पता नहीं था कि दुनिया में अमेरिका
साउथ और नॉर्थ अमेरिका भी है क्या? मैंने केवल एक नाम सुन रखा था, पहली बार मैप देख के पता लगा अमेरिका तो 2 हैं। फिर एक मित्र ने बताया कि अमेरिका कौन है, एक यूएसए है, वो असली अमेरिका है, बाकी तो महाद्वीप के नाम हैं। यानी हमारी जीके बिल्कुल शून्य होती है, हमें कुछ नहीं पता होता और हम बड़े हिसाब से रट्टे मार मार के उसे लिखते हैं, वो भी कब तक? 10th तक। और 10th के बाद हमें मुक्ति मिल जाती है, उसके बाद कभी इससे पाला नहीं पड़ता। और वो IIT कर ले, वो BTech कर ले, वो BSc कर ले, वो BCom कर ले, कोई पोर्शन कहीं नहीं आता इनका। अब हमें इस फील्ड में जाना है तो तैयारी को उस हिसाब से मगअप करना पड़ेगा। 6 to 12 की NCERT में ज़रूर पढ़नी चाहिए। बस उन्हें पढ़ने के लिए आप सालों ना लगा दें, सालों ना लगा दें। यानी उनके आप टारगेट सेट कर लें कि मैं 1 हफ्ते में ये कर दूंगा, 8 दिन में ये कर दूंगा, 4 दिन में ये कर दूंगा। यानी रीडिंग मारे, उनकी नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं, ठीक है। 10, 12 PG करने वाले छात्र नोट्स किसी को बनाने भी हैं और वो कैंडिडेट बहुत सीरियस हैं तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर्स में आके वो नोट्स बना सकता है या PG के लास्ट ईयर्स में आके वो नोट्स बना सकता है। यानी जब वो भयंकर सीरियस हो और उसे स्टडी करते हुए कुछ समय हो चुका हो। एकदम फर्स्ट डे आप किताब खोलें और नोट्स बनाना शुरू कर दें तो आपकी एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आएगी। आप जस्ट क्या करेंगे, एक बुक से एक नई बुक छापते जाएंगे। आप ये नहीं छांट पाएंगे कि क्या पढ़ने लायक है और क्या पढ़ने लायक नहीं है, क्या एग्ज़ाम की नीड को पूरा करता है और क्या नहीं करता है। तो अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन नहीं क्रिएट करना है बिल्कुल भी, ना ही भयंकर वाले टाइम टेबल्स बनाने हैं, ठीक। अपनी इच्छा अनुसार कम से कम 5-7 घंटे जहाँ भी आप निकाल पाएँ, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, लेकिन वो क्या हो, प्रोडक्टिव हो, क्वालिटी आपकी जनरेट करते हो। तो 6-12 तक की NCERT आपके पास हो। जिसके पास भी नहीं है, मैं दोनों मीडियम में उसे सेंड कर दूंगा। मेरा नंबर आप स्क्रीन पर कहीं ना कहीं देख लेंगे, उसे नोट कर लीजिएगा। 9997 वाला ये नंबर है, आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो मैं आपको सारी NCERT बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में क्वालिटी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। जिसके पास भी ये नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। न्यूज़पेपर हैबिट इन्हें भी डेवलप करनी है, न्यूज़ इन्हें भी सुननी है ताकि उनके बारे में जो बेसिक क्यूरियोसिटी है वो फुलफिल हो जाए, इन्हें समझ पाए कि चल क्या रहा है, 3 तलाक कौन है, आर्टिकल 370 क्या है, लेबनान या जो बड़े बड़े इशू चल रहे हैं दुनिया के, उनकी बेसिक बातें इन्हें आती हों, डीपली आती हों, चाहना कोई बात नहीं है, वो अगली पढ़ाई का हिस्सा है, ठीक है। नोट्स के ऊपर भयंकर फोकस इन्हें भी नहीं होना है। पहले एक समझ विकसित कीजिए, समझ विकसित करने के बाद जब आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप होगी, विश्लेषण करने की क्षमता, तब नोट्स बनाइएगा तो नोट्स की जो क्वालिटी है वो कुछ और ही होगी, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स या प्रतिभागी छात्र कितने प्रकार के हैं? एक तो वो 10-12 के हैं या ग्रेजुएशन और PG करने वाले लोग हैं जो कर रहे हैं, परस्यूइंग कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को और उसके साथ कर रहे हैं तैयारी, और उन पर दबाव है अपने सिलेबस का भी, नंबर से लेके बाकी चीज़ों का भी। लेकिन मेरा सुझाव क्या है, नंबर्स कम फोकस कीजिएगा, क्या फोकस कीजिएगा, कंसेप्ट को। ह्यूमैनिटीज़ वाले 9 से 12 तक की NCERT, न्यूज़पेपर, न्यूज़, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं। और साइंस वाले 6 to 12 की NCERT, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं। अब एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो या तो एकदम ग्रेजुएट करते ही या BA, BSc, BCom, BTech करते ही अब एग्ज़ाम फेसिंग, यानी अब वो तुरंत एग्ज़ाम देने वाले हैं 1 साल में, 2 साल में, यानी अब उनके पास क्या है, 100% टाइम। यानी ये वो कैंडिडेट हैं कंप्लीटली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड जो UPSC क्रैक करने के लिए वो अपने आप को डिवोट कर चुके हैं 100% विद फैमिली सपोर्ट और नोट सपोर्ट, ठीक। अब ऐसे आदमियों को सलाह है कि अगर उनके पास टाइम हो और वो प्रॉपर चल रहे हो स्ट्रेटजी से तो वो NCERT की रीडिंग मार ले, उनको बेनिफिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर उनके पास समय कम हो और मुझे अभी 4 महीने में एग्जाम देना हो प्री का, तो फिर मुझे NCERT बेसिक नहीं पढ़ना है, मुझे एकदम से क्या उठानी है, ऑथेंटिक बुक्स, हर टॉपिक की मैं सबके बारे में बताने वाला हूँ, सारी बुक्स के नाम से लेके हर चीज़। ऑथेंटिक बुक्स यानी आप सोर्स रखें लिमिटेड, ठीक है, प्रॉपर नोट्स वेल मेंटेन विद एनालिटिकल पावर एट्सेट्रा, हर चीज़, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कंसेप्चुअल ही स्टडी उन लगातार करनी है। फोकस ऑन करंट अफेयर्स, इनके लिए भी करंट अफेयर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उसे सिर्फ रीडिंग मान ले, सिर्फ जान ले तो एनफ है, लेकिन यहाँ तो उसके हर डीपली बात को जानना है, आपको हर सेक्टर की जानना है, एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी के अंदर, जियोलॉजी के अंदर, हर चीज़ के अंदर। फोकस ऑन करंट अफेयर्स, ठीक। और क्या करनी है, टारगेट स्टडी यानी टाइम बाउंड, इनको बहुत बड़ी मात्रा में टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है।
और ये बात मैं अपने हर छात्र को बताता हूँ, टाइम उसका मैनेज होगा जिसकी लाइफ मैनेज है। जिसकी लाइफ मैनेज नहीं है उसका टाइम कभी मैनेज नहीं हो सकता। यानी टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा, अपने आप को सीमित करना, सीटिंग हैबिट डालना, उसी सीट के ऊपर आपके पीने का पानी और बाकी चीज़ें होना ताकि आप वहाँ से ना उठें, नहीं तो क्या समस्या आने वाली है आपके सामने ही। जैसे ही आप बहुत जल्दी बैठने का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो अचानक से आपके दिमाग में आपको एकदम से ही कि बाहर पता नहीं क्या हो, जाकर देख ले, एक बार टीवी खोल के देख ले, कुछ खा ले, यानी आपके डाइवर्जेंस होने शुरू हो जाएंगे। जैसे इन लोगों को सबसे बड़ा काम क्या करना है, जैसी तैयारी करनी है तो अपने डिस्ट्रैक्शंस यानी अपने भटकाव ख़त्म करने हैं। भटकाव कैसे? भटकाव में सबसे बड़ा भटकाव आपके हाथ में 24 घंटे फिर रहा है। उस भटकाव का नाम है मोबाइल, उसका नाम है फेसबुक, उसका नाम है व्हाट्सअप एट्सेट्रा, जिसमें घंटों कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता है, जस्ट ऊपर और नीचे करते ही। यानी कहीं वीडियो देख ली, कहीं कुछ। यूज़ करना है मोबाइल या किसी अन्य स्रोत का भी तो प्रोडक्टिव क्वालिटी, जहां आपकी तैयारी में कुछ हेल्प होती हो। तो सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट को, एनी ऑफ द अदर, कोई भी हो चाहे इनमें से, सबको अपने डिस्ट्रैक्शंस दूर करने हैं, भटकाव, सेल्फ, अंदर के बाहर के। यानी अगर आपने अपना डेडिकेशन, अपनी यूनिवर्सिटी मेंटेन रखी तो एकदम से ही आप 80% उन छात्रों से बाहर हो जाएंगे जो कैंडिडेट सीरियस है ही नहीं, और एकदम से क्या, आप उन लोगों में आएंगे जो 20% सीरियस कैंडिडेट हैं, जो बड़े डिवोशन से इस तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्शन को दूर करना, अनावश्यक मीटिंग, टाइम ख़राब करना, ये सब एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी हॉबी होंगी जो आपको अपनी कंट्रोल करनी पड़ेंगी, जहां आपका टाइम वेस्ट होता हो। यानी अगर आप तुरंत अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनकी डिमांड तो 4 से 6 घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ ये डिमांड एट लीस्ट 8 to 10 आवर्स है, और ये तैयारी कभी घंटों से नहीं हो सकती है। कोई उसी काम को कर सकता है 2 घंटे में, कोई करेगा 8 घंटे में। ये 2 अलग अलग प्रकार के लोग हैं, 4 अलग अलग प्रकार के लोग हैं। यानी यहाँ हर कैंडिडेट डिफरेंट है। कोई बात समझता है बड़े अच्छे से, कोई नहीं समझता है, उसे समझने में टाइम लगता है। वो काम 4 मिनट में करेगा, कोई 4 घंटे में करेगा। ये सब की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। यानी हर कैंडिडेट क्या है, यूनिक। तो कोई सोचने लगे मैं टॉपर की वीडियो देख के एकदम कॉपी कर लूँगा, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसकी जीवन, उसकी परिस्थिति, उसकी रणनीति। तो आपका जीवन, आपकी परिस्थिति, आपकी रणनीति एकदम अलग होगी, और हर आदमी क्या होगा, डिफरेंट। सबकी मंजिल एक होगी, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता पड़ेगी। कोई आदमी कैसे करेगा, सब अलग अलग है। चलते हैं आगे। यहाँ तक कोई भी किसी को डाउट हो तो मुझे कभी भी कमेंट कर दे, मैसेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनके लिए टाइम बिल्कुल मैनेज रख के चलना पड़ेगा। टारगेट स्टडी, प्रॉपर नोट्स, करंट अफेयर्स को तकड़ा फोकस, कंसेप्चुअल स्टडी, और जितना सेक्शन है स्टैटिक, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, वो रखना पड़ेगा बहुत मजबूत। तब जाके आपका प्री तुरंत क्वालिफाई होगा और मेंस क्वालिफाई होगा। ऑलवेज फोकस ऑन मेंस एग्जाम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यूपीएससी की रणनीति के अगले भाग में हम बढ़ते हैं और जानते हैं। पहले हमने जाना एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, ठीक, उनकी तैयारी करने वाले छात्र किस प्रकार के हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, और अब इसकी स्ट्रेटजी एग्ज़ाम के लिए क्या हो। जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम तुरंत देने वाले हैं वो भी, और जिनके पास अभी टाइम है वो भी। तो स्टेज 3 है प्री मेंस इंटरव्यू। अब तीनों की तैयारी अलग अलग हो, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन तीनों प्रॉपर टाइम आपसे लेंगे बाकायदा। ऑलवेज फोकस ऑन मेंस, ऑलवेज फोकस ऑन मेंस। जैसे प्री आएगा 3 से 4 महीना आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे एमसीक्यूज़ की, और सीख जाएंगे एलिमिनेशन मेथड, जिससे प्री निकाला जाता है। एलिमिनेशन मेथड, छटनी करना। यानी हमें 40 सवाल हमने कन्फर्मली कर दिए हैं, और अगले 20 सवाल करने के लिए 20 क्वेश्चंस हमें करना है एलिमिनेट। क्या ऑप्शन नहीं हो सकता, उसे वहाँ से एलिमिनेट करना है। और बचे हुए 40-50 क्वेश्चंस में से हमें उन टॉपिक्स तक पहुंचना है जहां हम पहुंच जाएं क्या, लास्ट के 2 ऑप्शंस में या सिंगल ऑप्शंस में। यानी ऑलवेज फोकस ऑन मेंस, और 3 से 4 महीने किसके लिए, प्री के लिए, जब वो प्री आने वाला हो। और इंटरव्यू की तैयारी रात दिन चलती रहती है। ये आपके जीवन का हिस्सा है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी है जो हर समय लगातार एक विकास प्रक्रिया से गुजरती रहती है। तो अब इसके लिए आइडियल टाइम क्या हो किसी पर्सन के लिए, तो जो आइडियल टाइम है वो कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का है।
इतना सफिशिएंट टाइम सबको लगने वाला है, वो टॉपर से क्यों ना हो। आप इंटरव्यू सुनिएगा, कुछ इंटरव्यू मेरे पास हैं, 2 खास तौर से इंटरव्यू जो मैं आपको चाहता हूं कि आप भी सुन लें कम से कम। एक तो जो इसी बार के टॉपर्स हैं प्रदीप मलिक, उनका इंटरव्यू है, और एक बहुत बेस्ट इंटरव्यू है कनिष्क कटारिया का, जो बच्चों को सुनना चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि हम हमारी तैयारी के अंदर हम क्या सुधार और कर दें। और जेन्युइन इंटरव्यू है, जैसे वो बहुत से आदमियों को बता रहा है, क्या उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। कोई कोचिंग किसी का नंबर नहीं डलवा सकती, स्पेशली यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं। कोचिंग कौन है? पाथ फाइंडर, रास्ता खोजने वाली, सहायता करने वाली, एक गाइड की भूमिका निभाने वाली। कोच क्या है? कोच उसकी कमियां दूर करने वाला, क्या पढ़ाई में कंटिन्यूटी मेंटेन करने वाला, भटकाव से बचाने वाला, अपने डाउट्स को क्लियर करने वाला ऐसा कोई मित्र दोस्त, वो क्या हो सकता है? आपका कोच। यही काम किसका है? कोचिंग का। कोचिंग कभी 100% गारंटी नहीं देती, किसी भी कोचिंग के नोट सफिशिएंट नहीं है। इस इंडिया में कोई भी ये कहता हो कि हमारे नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मोर देन सफिशिएंट्स है, तो वो आपका पागल बनाना ये संभव नहीं है। यूपीएससी लगातार अपने आप को अपडेट रखती है और पूरे इंडिया के लिए वो सेम चैलेंज क्रिएट करती है, वो कोई भी कोचिंग हो। अर्थात ये पूरी तैयारी आपके मोटिवेशन, आपका टाइम मैनेजमेंट, इन सब पे टिकी हुई है, आपके सबसे पहले हार्ड वर्क पे टिकी हुई है। ठीक है, कोचिंग और बाकी सब आपके सहायक हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। अल्टीमेटली काम आपको ही करना है, बनना आपको ही है। ठीक है, हम सदा आपके साथ हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन मेंस। टाइम कितना बताया कि लगभग 1.5 से 2 साल इतने सबको लगने हैं। अब आप ये कहेंगे एक आदमी 6 महीने में बन गया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर जगह है, यानी 10 से 20% ऐसे भी होंगे जो एक ही बार आए, 3 महीने में प्री निकाल दिया, 4 महीने में मेंस निकाल दिया, सिलेक्शन भी ले गए। तो इस प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? एक सामान्य कैंडिडेट की। 1.5 से 2 साल लगने वाले सभी को। अब उसकी रणनीति क्या हो एग्ज़ाम के लिए, वो कैसे उसे अचीव करे, उसकी बात करते हैं। रणनीति क्या हो? सबसे पहले हर एक आदमी जब भी तैयारी स्टार्ट करें, एट लीस्ट उसे स्टार्टिंग में फोकस करना है मेंस, और मेंस के साथ उसे अब अपनी एक चॉइस डेवलप करनी है। कुछ समय पढ़ने के पश्चात अगर उसने 5-6 महीने जीएस पढ़ ली है, तो उसे पता लग गया है किस टॉपिक्स में मेरी अच्छा इंटरेस्ट है और उसमें मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, किसी भी टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहला काम है ऑलवेज फोकस ऑन मेंस और चूज योर ऑप्शनल, यानी आपको अपना ऑप्शनल चूज करना है। और चूज कैसे करना है? कभी भी ये नहीं देखना इस बार टॉपर मैथमेटिक्स था तो मैं भी मैथमेटिक्स ही ले लूँ। मेरा खुद का ऑप्शनल मैथमेटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि मैथमेटिक्स और ऐसे साइंस सब्जेक्ट वही लें जिनकी इसमें कमांड बहुत भयंकर हो। ठीक है, और एटलीस्ट उन लोगों ने उसमें पीजी किया हुआ हो। तो ऑप्शन लेते हुए आपके हाथ में सिलेबस हो और प्रीवियस ईयर के पेपर हो, सब नेट पे उपलब्ध है। आप डालेंगे तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स ऐसे अवेलेबल्स हैं जहां से आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे, या नेट पे डाल देंगे सबके लिंक मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले कभी भी आपको ऑप्शनल चूज करना है तो क्या दोस्तों से बातें कर लें, किसी टीचर से बात कर लें और उन चीज़ों के बारे में ढूंढें जहां आपकी रुचि है, जहां आपका इंटरेस्ट है। अगर मेरा कोई भी इंटरेस्ट ईश्वर में, आत्मा में नहीं है और मैं क्या लिए बैठा हूँ? दर्शन शास्त्र, तो ये लगभग मैंने क्या काम कर दिया है? कॉन्ट्रास्ट, यानी मैं फंस चुका हूँ ट्रैप में। यानी ऑप्शनल चूज करना है जीएस कुछ समय पढ़ने के पश्चात और सिलेबस और पेपर्स को देख के। अब बहुत से बच्चे स्टार्टिंग में काम कर देते हैं कि उन्होंने कुछ 2-4 पॉइंट देख लिए या कुछ पेपर के अंदर 1-2-3 क्वेश्चन उन्हें ऐसे मिल गए हैं जिन्हें देखते उन्होंने कहा अच्छा मैं कर दूँगा बड़ा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी इस प्रकार सिलेबस या पेपर देख के आप ऑप्शनल चूज ना करें कि 10% सिलेबस आपको क्या लग रहा है बड़ा ईजी, 4 पॉइंट देखे तो मैं फोड़ दूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 क्वेश्चन देखे तो मेरे से हो जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस का लगभग 80% पार्ट आपके कमांड में है या नहीं है और आप उसके साथ कंफर्टेबल है या नहीं है, क्योंकि बार बार यहाँ मेहनत करना और फिर सिलेबस चेंज, वो ऑप्शनल चेंज करना, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको अपना ऑप्शनल चेंज वो करना है, चूज करना है, उसका सिलेबस और पुराने पेपर्स को देख के। इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत खर्च भी आपको करना पड़ जाए, कोई बुक लेनी पड़ जाए तो करने में कोई बुराई नहीं है।
लेकिन चूज करने के बाद रोज़ उस पर प्रैक्टिकल ना शुरू कर दें कि अब किसी मित्र ने यह बता दिया तो फिर ये शुरू कर दिया, 10 दिन ये पढ़ लिया, ऐसा ना करें। जिसको ठान ले उसको लेके चलें, ठीक है। अगर ऐसा लगता हो कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, उसी स्टेज में जाके इसे बदलें। तो चूज़ करना है आपको ऑप्शनल, ठीक। अब आपको सबसे बेस्ट रणनीति ये है, सभी टॉपर्स की मैंने बहुत से इंटरव्यू सुने हैं, खुद इस एग्जाम में 10 से 20 लगभग 12 साल से मैं भी इसमें एंगेज हूँ और जानता हूँ। तो आपको अपना ऑप्शनल साथ साथ चलाना है। बेस्ट तो ये है आप ऑप्शनल कर लें और प्लस साथ में मेंस का एक बड़ा पोर्शन कर लें, ठीक। और इन्हें करके अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि एग्ज़ाम होता है लगभग जून में और जून से लेके दिसंबर तक आप अपना ऑप्शनल रेडी कर दें। जीएस और मेंस कुछ कम भी होगा चलेगा, लेकिन आपका अगर 500 नंबर का ऑप्शनल हो चुका है और आप केपेबल हैं इसमें से 300 नंबर प्लस लाने के लिए, तो आपने अपना आधा गेम ख़त्म कर दिया, आधा गेम। अब इसके बाद जीएस है 1750 नंबर की, मेंस की पूरी मेरिट इसकी यहाँ पे बननी है, यानी इसमें से 500 तो आपने यहाँ कवर कर लिए, 1250 नंबर बचे हैं। और अगर आपका ऑप्शनल जब आप चूज़ कर रहे हैं तो कुछ सुझाव हैं। ऐसे ऑप्शनल चूज कीजिएगा जिनको पढ़ने से आपका ऐसे भी और आपके जीएस से कुछ पोर्शंस भी कवर होते हों, यानी एक बार की मेहनत करने के बाद आपको ऐसे में भी और जीएस में भी हेल्प मिलती हो। ऐसे ऑप्शनल चूज करने से आपको लाभ होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी एट्सेट्रा, ठीक है। लेकिन चूज कीजिएगा अपने बैकग्राउंड के और अपनी रुचि के अनुसार, किसी कहने मात्र से ही नहीं, ना मेरे ना किसी और के, ठीक है। तो चूज करना है ऑप्शनल और जून से लेकर दिसंबर तक इसे टारगेट बना के। बहुत से लोग कहीं कहीं साल तक पढ़ते रहते हैं, सिलेबस पूरे नहीं हो पाते उन लोगों से। क्या करना पड़ेगा? टारगेट बेस्ड स्टडी, ऑप्शन रेडी करना है और मेंस में जीएस का एक बड़ा सेक्शन कवर करना है। कैसे, वो बात करने वाले हैं। यानी 1.5 से 2 वर्ष की है रणनीति है। एक बड़ा काम है, 5 से 6 माह पढ़ने के पश्चात, अपनी रुचि जानने के पश्चात आपको ऑप्शनल चूज करना है। सिलेबस और पुराने पेपर्स को देखकर, ठीक, 80% कमांड में आपके वो होना चाहिए एटलीस्ट, और उससे कम से कम 6 महीने में आप परफेक्ट कर लें। और उसके साथ साथ चालू रखें कि आपने मेंस की जीएस जैसे वो शुरू हो जाए, उसके बाद दिसंबर से लेके और फरवरी तक, जनवरी फरवरी 2 महीना किसके, मेंस के ऊपर तगड़ा फोकस करें, ज़बरदस्त वाला। और फिर मार्च से लेके, क्या, जून से लेके दिसंबर तक आपके फोकस पे बड़ी मात्रा में कौन हो, ऑप्शनल। उसके साथ साथ जनवरी फरवरी, उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम तुरंत देने वाले हैं या देंगे। जनवरी फरवरी में आप क्या करें, बहुत अच्छे से राइटिंग से लेके सब काम शुरू करें अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तुरंत ही, क्या, मेंस की जीएस। और उसके बाद फुल्ली फोकस कहाँ हो जाए, प्री पे, क्या, मार्च अप्रैल मई जून, 3 से 4 महीने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दें, एमसीक्यूज। तो 1.5 से 2 वर्ष की रणनीति परफेक्ट है हर किसी के लिए। अब ऑप्शनल अगर किसी का रेडी है और मेंस रेडी है तो उसे कोई बीट करने वाला नहीं है। बस वो 3 से 4 महीना क्या रखे, अपना प्री मजबूत रखे और अपने अंदर क्या, बहुत बड़ी मात्रा में एबिलिटी डेवलप कर ले एलिमिनेशन मेथड की, यानी वो बड़ी मात्रा में कर ले प्रैक्टिस और अपनी कमियां सेक्शन वाइज दूर कर ले। करंट अफेयर से, जीएस के जो सेक्शन, स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनसे। और कैसी स्टडी करें, कंसेप्चुअल, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे कि रणनीति के अंदर क्या हिस्सा है। रणनीति के अंदर ऑलवेज फोकस ऑन मेंस। प्री आए तो 3 महीने प्री को फोकस करें, इंटरव्यू चलता है रात दिन, हम सब के बारे में बात करने वाले हैं। चूज कर ले अपना ऑप्शन, ठीक है। अब आगे, अब ये सारी तैयारी करने से पहले, इन रणनीति को फॉलो करने से पहले एक बहुत बेसिक बात है, क्या, ये इतना मेंटल टफ एग्ज़ाम है कि ये आपको हर दिन आपकी एंडोरेंस का, आपके थिंकिंग प्रोसेस का और आपकी परिस्थितियों का लगातार टेस्ट लेता है। और बहुत से आदमी इसमें डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं, भटकाव का शिकार होते जाते हैं। यानी तैयारी करेंगे आईएएस की, फॉर्म भरेंगे ग्रुप सी का, इस प्रकार के भटकाव उनके जीवन में आते रहेंगे जो इस तैयारी को, इसकी डिमांड से उनको अलग करते रहेंगे। तैयारी करेंगे आईएएस की और फोकस करते रहेंगे और बहुत से एग्जाम्स को जो उनको लगातार, कोई भी एग्ज़ाम 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना ख़राब करते रहेंगे और उनकी रणनीति को बट्टा लगा देंगे,
ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो रखा है, तो होने वाले ऐसे भी हैं जो कहाँ बने हैं, प्रेम सुख डेलू जो पटवारी थे वहाँ तक पहुँचे, IAS तक बनने वाला हर प्रकार का, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वो मोटिवेशन खोजिए अपने अंदर कि उस प्रश्न का उत्तर आप IAS या सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, वाई यू बिकम एन सिविल सर्वेंट और IAS ऑफिसर, वो ऐसा क्या आपके अंदर है। अब हर आदमी का ये उत्तर अलग है। कोई मान सम्मान के लिए, किसी के अंदर जॉब का चार्म है कि लाल बत्ती गाड़ी, वो बंगला, वो सम्मान, वो पावर उसके लिए है। किसी के लिए क्या हो सकता है, ये अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। यानी हर व्यक्ति के लिए, किसी के लिए पैसा कमाना है। यानी क्या यूपी के IPS नवनीत सिकारा की बात माने जो एकदम सत्य है, क्या कि पैसा कमाइए, अच्छे व्यक्ति पैसा कमाएंगे, समाज के योगदान देंगे, अपने जीवन में योगदान देंगे, और बुरे व्यक्ति पैसा कमाएंगे तो समस्या खड़ी होगी। यानी पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ईमानदारी से कमाइए, और इन क्षेत्रों में बहुत सारा पैसा उपलब्ध है, सम्मान सहित, नो करप्शन, ठीक। यानी आप IAS बनना क्यों चाहते हैं, इसका उत्तर आपके मन में एकदम स्पष्ट हो कि मैं समाज सेवा के लिए यहाँ चाहता हूँ। जो गरीब और वंचित व्यक्ति हैं उनके हक, उनके अधिकार उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये हर व्यक्ति के पास अपना उत्तर होगा, किसी को उत्तर मैं दे दूँ ये संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, उसका जीवन, उसकी पढ़ाई, उसकी परिस्थितियाँ, उसकी सोच सब अलग है। तो हर आदमी का ये उत्तर भी अलग होगा, क्योंकि यही वो चीज़ होगी जो उसे क्या देगा, सेल्फ मोटिवेशन, स्व प्रेरणा, और यही क्या देगा उसे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि इस तैयारी के अंदर चाहे टॉपर ही क्यों ना हो, आप सुनिए इंटरव्यू टीना डाबी का, आप सुनिए इंटरव्यू कनिष्क कटारिया का, प्रदीप मलिक का, कि हर 1-2 महीने पश्चात ऐसा फेज जरूर आता है हर किसी की तैयारी के अंदर कि यार मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा मेरे साथ। यानी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। वो असमंजस दूर करने के लिए आपका मोटिवेशन आपके साथ होना जरूरी है, यानी आप सेल्फ मोटिवेट रहते हो। अब कुछ व्यक्ति सामान्य पृष्ठभूमि के हैं, सामान्य कदकाठी के हैं, बहुत सुंदर नहीं हैं, तो ऐसे हर व्यक्ति की प्रशंसा सारी दुनिया करती हो, ऐसा संभव नहीं है। कोई प्रशंसा करता हो ना करता हो, अपनी प्रशंसा खुद कीजिए, उससे क्या मिलेगा आपको, सेल्फ मोटिवेशन। आप क्या रहेंगे, सेल्फ सेटिस्फाइड। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आपकी तैयारी के अंदर एक प्रकार का जुनून पैदा होता रहेगा, ऐसी आग जो लगातार 1.5 से 2 वर्ष जलती रहे और आपको रात के 12-1 बजे तक पढ़ाती रहे, तो उसके लिए वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए मोटिवेशन क्या होगा, अपने माता पिता और अपने इस जीवन की इन संकटों को दूर करना है। वो संकट धन का हो, वो संकट सम्मान का हो, वो परिस्थितियों का हो, कि मुझे इन सबसे बाहर निकलना है। और क्या गर्ल्स, जिनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है समाज के अंदर, यानी उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, उनका जीवन और उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है कि हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना है, समाज में योगदान देना है, महिलाओं के लिए कार्य करना है, बहुत सारी बातें हैं। अब ये सब के लिए अलग अलग होगा, मैंने बताया। तो आपको वो कारण ढूंढना है कि मैंने यह तैयारी क्यों शुरू की, मैंने यह तैयारी क्यों शुरू की। तो ये मोटिवेशन ही आपको मोटिवेट करेगा, यही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। अपने माता पिता के सम्मान के लिए शुरू की, अपने सम्मान के लिए की, जॉब के चार्म के लिए की, पावर अट्रैक्शन के लिए, ठीक। तो ये हर वो चीज़ है जो आपको क्या रखेगी, मोटिवेट, और क्या बचाएगी, डिस्ट्रक्शन से, भटकाव से। यानी बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, इस तैयारी के अंदर भटकाव के शिकार होंगे। तो आपको इस डिस्ट्रक्शन से बचना है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यानी हम अपनी किसी भी गलती के लिए बाह्य व्यक्तियों को दोष देते रहते हैं और अपना दोष कभी स्वीकार नहीं करते। यानी क्या, भटकाव आंतरिक और बाह्य। एक तो बाह्य कि घर वाले बार बार काम बताते रहते हैं, उसके बाद ये करते रहते हैं, तो ये भटकाव आप कहाँ डाल रहे हैं, बाह्य व्यक्तियों पे, एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन, ठीक। इनसे बच सकते हैं आप, अपने आप को सीमित कर दें, अनावश्यक मित्र ना बनाएं, गिने चुने आपके मित्र हों, तो आप क्या रहेंगे, इन बाह्य भटकाव से बचे रहेंगे। दूसरा, अनावश्यक मित्रता आदि मैंने बताया। इंटरनली, यानी अब आपको अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना है, वो सेक्स डिज़ायर हो, अनावश्यक मित्र बनाना हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इस प्रकार के इंटरनल डिस्ट्रक्शन। यानी क्या, लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट अर्थात क्या,
टाइम पे उठने का, टाइम पे सोने का, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और पढ़ाई के अंदर बाधा बनती है, तो वो सब आपको दूर करनी है। यानी सबसे पहला और सबसे बेसिक बात क्या है? मोटिवेशन। क्या कि वाई बिकम एन IAS ऑफिसर। और इसका आपके दिमाग में क्या उत्तर है? जिसका मोटिवेशन और कंसेप्चुअल लेवल मजबूत है उस आदमी को इंटरव्यू में कोई बीट नहीं कर सकता। उसकी आइडियोलॉजी, उसकी थिंकिंग बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं इस तरह में क्यों आया था। क्योंकि जब भी आप हार रहे होंगे, जब भी आपके पास भटकाव आएगा, जब भी आपके पास क्या आएगी? असफलता, तब आपका रास्ता कौन दिखाएगा? ये मोटिवेशन। कि यह तैयारी मैंने क्यों शुरू की थी और अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब तो आर या पार। यानी अब आपका मोटिवेशन ही आपको लगातार 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 से 4 वर्ष तक भी, यानी 2018 में शायद तीसरी या 5वीं रैंक की उस व्यक्ति की, पहले 2 अटैम्प्ट में ज्योग्राफी दोनों बार फेल, उसके बाद IRS, फिर IPS, IAS, यानी ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 बार में बने। दीपक रावत फेमस IAS, DM हरिद्वार रहे, नैनीताल रहे, 5वें अटैम्प्ट में जाके बने। यानी लंबा संघर्ष, भयंकर मैच्योरिटी। तो कितना बड़ा क्या चाहिए उसके लिए? जज्बा। जो आदमी 5 वर्ष तक वही काम उतनी मेहनत से, उतनी क्या करता रहे? डेडिकेशन से, तो ये क्या लाएगा आपके अंदर? एक प्रकार का डिवोशन, लगन, एक प्रकार का डेडिकेशन। यानी ये डिवोशन, ये डेडिकेशन, ये डिसिप्लिन अब आपकी पब्लिसिटी, अब आपके क्या करेगा? पर्सनैलिटी उसे निखारेगा। तो हर एक आदमी के पास पहला पोर्शन क्या है? प्रेरणा। ये प्रेरणा होनी जरूरी है, और वो उसके माता पिता से मिलती हो, जीवन से मिलती हो, समस्याओं से मिलती हो, वो कहीं से भी मिलती हो, वो उसके पास होनी जरूरी है, और उसके माइंड में एक क्लियर होना जरूरी है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमने जाना रणनीति क्या है प्री मेंस और इंटरव्यू की, कि मेंस प्लस ऑप्शनल को साथ लेके चलें, और प्री के टाइम 3 से 4 महीने के लिए आप प्री को फोकस करें। और इन सब को करने से पहले एक बेसिक चीज़ है प्रेरणा, वो मोटिवेशन। यानी बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास कीजिए। आप जैसे हैं अपने आप से खुश रहिए, और परिस्थितियाँ आपके ऊपर हावी ना हो। बहुत से व्यक्तियों को बहुत सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाएंगे, और बहुत से व्यक्तियों को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो वो लोग निराश ना हो, वो उस निराशा में भी अपनी आशा को ना छोड़ें। यानी ऑलवेज मेंटेन पॉजिटिविटी, और निगेटिव व्यक्तियों से दूर रहें। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग लाखों हैं, उनमें चुनने वाले लोग बहुत कम हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में असफल लोग आपके चारों तरफ हैं, और बहुत बड़ी दिक्कत है वो एग्ज़ाम समझ नहीं पा रहे हैं, और उसके हवा एक डर क्रिएट कर रहे हैं। ये तो 5 साल तैयारी कर रहा है, इसका नंबर है, तुम्हारा नंबर कहाँ से आ जाएगा? इस प्रकार की अनावश्यक बात है। ठीक, हर व्यक्ति अलग है, सबकी नॉलेज अलग है, सबकी बैकग्राउंड अलग है। ठीक है, तो आपको ऑलवेज मेंटेन योर पॉजिटिविटी और बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखना है। ठीक, और हर उस कारण को अपने दिमाग में मेंटेन रखना है कि मुझे इस तैयारी में क्यों आना है, और अब आ गया हूँ तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद इस मोटिवेशन के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तैयारी के अंदर। तो पहला सेक्शन क्या है? लर्निंग का। हमें सीखना है। क्या लर्न करना है? हम अलग अलग बैकग्राउंड से इसकी तैयारी करते हैं। बीटेक के लोग हैं, एमटेक के लोग हैं, MIT से पढ़े हैं, कोई कहीं और से पढ़ा है, तो वो सब लोग एक सिलेबस फोकस कर रहे हैं UPSC का। तो अब सबसे पहले हमें हर बेसिक बात को जानना है, और मैंने बताया इससे पहले भी, क्या हमें सबसे पहले बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। इसके लिए क्या है? एक तो हमारे पास ऑथेंटिक बुक्स हो, ऑथेंटिक बुक्स, अनावश्यक सामग्री ना लाते हों, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या क्या हो चुकी है? नेट पे 10 से 20 चल रहे हैं ई-लर्निंग प्लेटफार्म्स, उनका बहुत सारा मैटर क्या चल रहा है? फ्री ऑफ कोर्स। अब उसे कैसे मैनेज करें? नोट्स नेट से लें या कहीं से मंगाएं या कोई बुक लें, तो सबसे बेस्ट आपके लिए है कि आप ऑथेंटिक बुक्स अपने पास रखें, और मैटर के भटकाव से बचें। मैटर के भटकाव से बचें, क्योंकि पढ़ना आपको है, बनना आपको, सोचना आपको है। ठीक है, तो सोर्स आपके पास, मैं सब बताने वाला हूँ, कौन कौन से बुक्स लें और क्या लें। ऑथेंटिक बुक्स लें, और फोकस ऑन बेसिक्स, यानी कंसेप्चुअल स्टडी के ऊपर फोकस करें। कंसेप्ट को फोकस करते हो आप, यानी डीपली स्टडी करते हो, डीपली हर बात की गहराई में जाते हो। यानी UPSC डिमांड क्या? डीप और वर्टिकल, डीपली स्टडी और कंसेप्चुअल स्टडी, और फोकस ऑन बेसिक्स, फंडामेंटल्स को आप मजबूत करके रखें हर बेसिक्स के। इकोनॉमी आप अगर जानना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर समझ में तब आएगा जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे।
आप जानते होंगे क्या होता है फिजिकल डेफिसिट और क्या होता है बजट डेफिसिट्स, यानी हर टॉपिक्स के बेसिक्स आपको बिल्कुल क्लियर करने पड़ेंगे, अच्छे से कंसेप्चुअल करनी पड़ेगी स्टडी। लेकिन क्या अगर एग्ज़ाम आपके पास टाइम है तब भी, और तुरंत एग्जाम देना चाहते हैं तब भी, आप क्या बना के चलें, टारगेट, स्मॉल टारगेट्स रखें और उन्हें स्ट्रिक्टली अचीव करें। अब बहुत से लोग तुरंत ही जब इस प्रकार की तैयारियों में आते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्या, वो भयंकर वाले टाइम टेबल बनाना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार के प्रॉमिस करना शुरू करते हैं अपने आप से, जो लगभग अनप्रैक्टिकल है, यानी उन्हें फॉलो करना लगभग असंभव है। सुबह उठूँगा या उठूँगी 4 बजे, यहाँ से 6 बजे तक पढ़ूँगी, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद ये। आदमी है, कोई रोबोट नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, उसके पास भावनाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, कभी खुश होगा, कभी दुखी होगा, ऐसी बहुत सी बातें आने वाली हैं। तो टाइम टेबल कैसा हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, और इसमें क्या हो, इस प्रकार की चीज़ें हों, ये घंटों से बाउंड ना होता हो, घंटों से बाउंड ना होता हो। ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी, यानी आपके एग्ज़ाम्स की जो नीड्स है अगर वो पूरी हो जाती है तो आपका पढ़ना सफल हो जाता है। तो जब भी आप पढ़ें बस कूल एंड काम और एकांत में पढ़ें, सुझाव मेरा यही है। यानी क्या, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें, सोते हुए पढ़ने से आपके जो ग्रैप्स पावर है कहीं ना कहीं घटेगी। 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें ताकि आपकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ती जाए। और एक हैबिट आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, रिविजन्स की, रिविजन करना। लेकिन जो लोग अभी स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं वो फर्स्ट डे से नोट्स बनाना बिल्कुल शुरू ना करें। मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, जिनकी मैं कभी मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आज मेरे हाथ में हिस्ट्री किताब है, किसकी, बिपिन चंद्रा की, स्पेक्ट्रम की, और अब मैंने शुरू कर दिया है आज से ही नोट्स बनाना। ऐसे नोट्स हमें बिल्कुल नहीं बनाने हैं। हम जिस टॉपिक के बारे में गहराई से भी जानते ही नहीं है उसके नोट्स हम कैसे बना सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। वो क्या काम करेगा, वो बुक्स की और टॉपिक्स की कुछ बेसिक या नकल तारने वाला काम कर सकता है, यानी ये क्या होगा, जस्ट ओनली कॉपी पेस्ट। तो ऐसा काम उसे बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी स्टार्टिंग में फोकस ऑन बेसिक्स, फंडामेंटल करने हैं मजबूत, अपने हर बात की समझ करनी है विकसित, और टारगेट बेस और टाइम मैनेज स्टडी करनी है। यानी ऐसा नहीं कि वो 1 से 1.5 वर्ष में सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहा है, उसने कहा मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है तो 2 महीने में सारे एनसीईआरटी पढ़ दूंगा, इसके बाद अगले टॉपिक पढ़ना शुरू करूंगा अलग अलग। यानी क्या करनी पड़ेगी, उसे छोटे बनाने पड़ेंगे टारगेट्स, और तब करनी पड़ेगी स्टडी, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स या कुछ भी अन्य, ऑथेंटिक बुक्स और सोर्स हर टॉपिक का, और लगातार करना पड़ेगा उसका रिवीजन। तो सबसे पहले वो आदमी सीखे, बेसिक बातें पढ़े, क्वालिटी के ऊपर फोकस करे, घंटों से अपने आप को बाउंड ना करे, और अनावश्यक टाइम टेबल्स ना बनाए, और अनावश्यक अपने आप को तैयारी में ना झोंक दें। बेइंतहा हार्ड वर्क का यहाँ कोई भी अल्टरनेट नहीं है, नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। यानी यहाँ हार्ड वर्क आपका काम करेगा, लेकिन इतना भयंकर जिसे आप परसों ना कर पाए वो भारी पड़ता जाएगा। ठीक है, जिसे आप परसों कर लें, जिसमें आप अपना बेसिक घूम भी लें, कुछ खा पी भी लें, आप टीवी भी देख लें, और उसके बाद 6 से 8 घंटा जो भी आपके पास टाइम बचता है उसे आप उसमें डिवोट भी कर दें, अच्छी नींद भी आप लें, अच्छी डाइट भी आप लें। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहला चरण क्या है, नहीं जानते थे जान गए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका भयंकर फेवरेट हो जाए या भयंकर कमजोर है, हमें सब करना है, सिलेबस में सब कुछ आना है, नंबर हर एक का बराबर है, तो हमें हर एक को फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या है, सीखना। अब उसके बाद हम सीख चुके हैं, ठीक, या हमने अब 6 महीना एनसीईआरटी और कुछ बेसिक बुक्स की एक रीडिंग मार ली और हम हर विषय के बारे में समझ चुके हैं। अब यहाँ शुरू होगा क्या, एनालिसिस। यानी अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा कैसे हुआ है, वाई, हाउ, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसकी समस्या क्या है, इसके समाधान क्या होंगे। अब शुरू होगा एनालिसिस। एक ही दम पहले दिन ही आप किताब हाथ में लें और आपके अंदर क्या डेवलप हो जाए, एनालिटिकल पावर्स। कोई गाइड करने वाला व्यक्ति, कोचिंग इस स्टेज पे आके आपकी हेल्प करना शुरू करते हैं। बेसिक रीडिंग और बेसिक बातें आप पढ़ लें, कोचिंग के साथ पढ़ लें, अपने आप पढ़ लें, जैसा आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, कहीं भी पढ़ लें, कोचिंग नहीं भी करेंगे तब भी नंबर आए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी क्यों, कैसे, क्या क्या प्रभाव इसके होने वाले हैं, समस्या क्या है, समाधान क्या है, हर एंगल से आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस अलग अलग वे में।
यानी क्या अमेरिका और ईरान के विवाद में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसके पीछे की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड्स क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं ऑयल पे, क्या पड़ने वाले हैं इंडिया पे, क्या पड़ने वाले हैं अमेरिका पे, क्या पड़ने वाले हैं गल्फ कंट्री पे, क्या पड़ने वाले हैं प्रवासियों पे, अलग अलग एस्पेक्ट से। और अब बनेंगे आपके नोट्स। यानी अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो कब बनाइए, जब आपके अंदर हर टॉपिक की एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाए। वो साथ साथ हो जाए या कुछ समय बाद हो, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति आज पढ़ेगा, रीडिंग मार ली अच्छे से, उसने 2 किताबें पढ़ ली और वो सोचना शुरू करता है हर चीज़ के बारे में। करता है क्या, सेल्फ क्वेश्चन क्रिएशन, यानी खुद ही प्रश्न क्रिएट करेगा और उनके अलग अलग पहलुओं को समझेगा। समझने के लिए बहुत सारी बुक्स और अब तो इंटरनेट से लेके बहुत सारे साधन आपके पास उपलब्ध है। तो अब यहाँ नोट्स बनेंगे कैसे, क्वालिटी नोट्स। अगर आप इस नोट्स को देखेंगे कि आज ही पढ़ना शुरू किया है, आज नोट्स बना रहा हूँ, तो नोट्स बहुत बड़े होंगे और अनावश्यक मेटेरियल होगा उसके अंदर। अब वो क्या समझ जाएगा, एग्जाम डिमांड के अनुसार जब ये नोट्स बन रहे हों और हम क्या कर रहे हों, एनालिसिस, उस समय हमारे हाथ में प्रीवियस पेपर और सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस पेपर और सिलेबस, यानी नोट्स जब भी आपका बने, आपको ये पता हो कि ये मेंस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 किस टॉपिक का नोट से कहाँ पे काम आएगा। ठीक, इसे मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। तो नोट्स जब भी बनाएं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अपने पास रखें। ये आपको बताएंगे कि नोट्स एग्जाम डिमांड के अनुकूल है या नहीं है। नोट्स कैसा हो, कंसाइज हो, अनावश्यक बातें ना हो, बिल्कुल कैसा हो जिसमें की पॉइंट अधिक फोकस किए हो, यानी की पॉइंट को फोकस करता हो। कैसा हो, टाइम बाउंड हो। नोट्स बनाने में साल भर बीत गया है और नोट्स ही कंप्लीट नहीं होकर दे रहे हैं, यानी टाइम बाउंड स्टडी हो जिसमें टाइम मैनेजमेंट का हमने पालन किया हुआ हो। 1.5 से 2 वर्ष की रणनीति की बातचीत चल रही है। ठीक है, जिसके पास एक्स्ट्रा इससे अधिक टाइम हो वो और डीपली पढ़ ले और अच्छे से काम करना शुरू कर दे, अगर उसे प्री गाइडेंस है। लेकिन जिसके पास कम से कम इतना टाइम भी है, वो क्या मैनेज करे। तो टाइम बाउंड स्टडी करे, टारगेट छोटे बनाए, नोट्स प्रॉपर बनाए, कंसाइज। और जब भी नोट्स बनाए क्या रखे अपने पास, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि अब जो मैं लिख रहा हूँ ये एग्जाम डिमांड के अनुरूप है या नहीं। तो क्या है, सेकंड है एनालिसिस। हर टॉपिक करना है आपको, हर टॉपिक का। जब ये नोट्स बन जाए तो अब क्या करना है, लगातार रिवीजन करना है इसका। 2, 3, 4 जितनी बार आप कर देंगे, यानी अब आप बुक से बाहर निकल चुके हैं और हर कंटेंट को बहुत कंसाइज में अपने पास ला चुके हैं। अब ये बात क्या करेगी आपकी, बार बार रिवीजन। यानी इस एग्ज़ाम के अंदर ढेरों बातें ऐसे आने वाली हैं, प्री के अंदर खास तौर से अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। और मेंस के अंदर उन्हें उतारना है तो कुछ कंटेंट आपके दिमाग में प्रीफिक्स हो, यानी जैसे ही आप अगली स्टेज में जाएंगे बार बार रिवीजन करने के बाद, तो अब आपको अपने अंदर क्या डेवलप करनी है, राइटिंग स्किल्स। कैसे, हर आदमी जब एक बार समझ चुका है एनालिसिस करना तो वो लिखना शुरू कर दे। और राइटिंग स्किल करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, एक तो उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, यानी व्याकरण की अशुद्धियाँ वो अपनी कंट्रोल करे। तो हर एक आदमी को ये सुझाव है कि वो कम से कम 1-2 हफ्ता जो भी उसे टाइम मिले वो अपने सब्जेक्ट, अपने मीडियम की ग्रामर जरूर पढ़े, हिंदी वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, यानी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, यानी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, सेंटेंस फॉर्मेशन सही से हो और जितने भी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं वो ना हो। तो ये सबसे पहले बेसिक शर्त है। दूसरा क्या है, जब भी किसी को राइटिंग स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है तो उसके अंदर एक प्रकार की विचार शक्ति उसको विकसित करनी है, और वो जो एनालिसिस है वो आपकी विचार शक्ति या थिंकिंग पावर डेवलप करने में सहायता करेगा। क्योंकि जब आपके दिमाग में विचार आएंगे तभी तो क्वेश्चन लिखे जाएंगे, और विचार आने के साथ साथ अब आपको आंसर्स लिखना है। अब जो आंसर्स आप लिखेंगे वो 2 प्रकार के होंगे। स्टार्टिंग आप कीजिए बेसिक से और कहाँ पहुँचिए, एडवांस लेवल तक। अब क्या बात है, जैसे मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया कि पहले दिन किताब हाथ में लेते हुए एकदम से नोट्स बनाने नहीं चाहिए।
बुक को अंडरलाइन कर दो, हाइलाइटर से इस्तेमाल कर लो, कुछ भी करो, लेकिन नोट्स एकदम से ना बनाओ जब तक आप उस टॉपिक को इतना अच्छे से डेवलप ना कर चुके हों कि आपके अंदर क्या आ चुकी हो, एनालिटिकल पावर, और आप उसके हर पक्ष विपक्ष को समझने की क्षमता ना रखते हो, तब तक आप नोट्स ना बनाएं। और जब क्षमता आप में ये आ जाए तब नोट्स बनाएं अकॉर्डिंग टू सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स के माध्यम से। मैं आपको 33 रैंक वरुण कुमार की बात याद दिलाता हूँ। उस छात्र की विशेषता थी, उसने क्या कहा कि जब भी मैं पढ़ने के बाद करता एनालिसिस और उसके बाद बनाता नोट्स, तो मैं दिमाग में ये रखता कि ये कंटेंट किस पेपर का है और इसे मुझे कैसे लिखना है। मैंने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ दिया है कोई आर्टिकल आज, ठीक, उस आर्टिकल का मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है, इस आर्टिकल्स का निचोड़ या क्रक्स क्या है। अब उसमें क्या अच्छे स्लोगन्स, अच्छी 2-4 लाइनें उसने कंसाइज में लिख ली है, यानी उसे कुछ कंटेंट ऐसा मिल गया जो दिमाग में प्रीफिक्स है, जहां महिलाओं के बारे में बात आएगी, समाज के अलग अलग विषयों के बारे में बात आएगी, तकनीक के बारे में बात आएगी, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा कहाँ। तो ऐसे कुछ कंटेंट, ये नोट्स और ये चीज़ें आपके दिमाग में डेवलप करती जाएंगी। तो राइटिंग स्किल में व्याकरण की शुद्धियाँ आपके पास ना हो, विचार शक्ति आपकी मजबूत हो और आप लिखना शुरू करो। आप बेकार लिखो लेकिन लिखो। बहुत से आदमी इस गलतफहमी का शिकार होते हैं क्या कि हमने सब पढ़ दिया, एग्जाम में जाकर लिख देंगे, तो वहाँ पे उन्हें पास क्या नहीं आएगा, उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसे आदमी जब पेपर शुरू करेंगे, जिन लोगों ने मेंस लिखा हुआ है, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेंस का है, तो सबसे पहले बहुत बेहतरीन आंसर लिखते हैं, टॉप क्लास, यानी हर पक्ष हर विपक्ष, थोड़ा एक्सटेंड, वेल क्वालिटी, अच्छे पैराग्राफ सब मेंटेन। लेकिन जैसे ही 1 घंटा गुजरता है और क्वेश्चन 4 से 5 होते हैं, 150 वर्ड लिखने हैं 8 मिनट में, 100 वर्ड लिखने हैं कितने मिनट में, यानी 5 से 6 मिनट में। तो इसी हिसाब से 250 वर्ड 10 से 12 मिनट के आसपास का आपका टाइम टेबल होगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा। पेपर पूरा करना और क्वालिटी में करना, इन दोनों में अंतर है। तो आदमी 1 घंटे के बाद फिर रफ्तार बढ़ा देगा, और जो क्वालिटी को है, जो क्वेश्चन की क्वालिटी है, बहुत से लोग पेपर में से कुछ छोड़ भी देंगे तब भी टॉप कर जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन रखी हुई है। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी आप टाइम बाउंड अपने सामने स्टॉप वॉच रख लें और तब आंसर लिखना शुरू करें, तो क्वालिटी कुछ और आएगी। यानी स्टार्टिंग में आप 2 मिनट गैप रखें, लेकिन उसे आहिस्ता आहिस्ता कवर करने की शुरुआत कर दें, और इसमें हेल्प करेगी आपकी कौन, टेस्ट सीरीज। अब अगला क्वेश्चन कि जैसे एकदम पहले दिन से नोट्स नहीं बनाने हैं, तो पहले दिन से ही आंसर भी नहीं लिखने हैं कि आज ही मैंने शुरू किया। अब दिक्कत क्या है, बहुत सारा नेट पे जो मटेरियल्स है वो आपको प्रेरित कर रहा है कि आज से शुरू हो जाओ नेक्स्ट लिखना। तो नेट पे हर मैटर हर आदमी के लिए नहीं है, यानी हम भी डाल रहे हैं। ज्ञान आईएएस का जो फेसबुक पेज है, ज्ञान आईएएस के जो ग्रुप्स चल रहे हैं, उनके अंदर डेली करंट अफेयर्स, आज के जो क्वेश्चन हैं मेंस के, वो उनके लिए है जो एग्जाम में तुरंत पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन जिसके पास अभी टाइम है और जो अभी इस लेवल पे नहीं आया है, उससे पहले दिन से ही ना तो बनाने नोट्स और ना पहले दिन से क्या लिखने हैं, क्वेश्चन। यानी नोट जस्ट राइट, क्वेश्चन जस्ट फॉर फर्स्ट डे। पहले दिन से आपको बिल्कुल प्रश्न के उत्तर नहीं लिखने हैं। आप उस लेवल तक पहुँचिए तब शुरू कीजिए। लिखिए जितना लिख सकते हैं आप, पहले बेकार लिखिए। कैसे लिखिए, जब भी आपको क्वेश्चंस का उत्तर लिखना है, आंसर्स लिखना है, तो किसी भी आंसर्स के अंदर उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी और उसका कॉन्क्लूजन, यानी उसका प्रारंभ, उसका अंत और उसकी बॉडी, ये 3 विशेष चीज़ें हैं। यानी एक तो जब भी कोई क्वेश्चंस आप लिखते हो, पैराग्राफ बीच से स्टार्ट होता हो और बीच में ख़त्म होता हो। जहाँ पे ये ख़त्म होता हो वहीं से अगली बात शुरू होती हो। यानी आप क्वेश्चंस के अंदर तारतम्यता, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। ये बात जहाँ से शुरू ख़त्म हुई है, अगली बात वहीं से स्टार्ट होगी। पढ़ने वाला एक फ्लो मेंटेन करे उस क्वेश्चन के अंदर, कि उसे लगे कि हाँ किसी ने कोई बात लिखी है, उसका कोई फ्लो है, और उसके अंदर बातें क्या हों, इंटरकनेक्ट हों, और वर्ड लिमिट को वो स्पेशली फॉलो करे, तभी टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। और स्टार्टिंग में क्या लिखे, बेसिक आंसर्स, और उसके बाद इनमें अच्छे फिगर्स का इस्तेमाल, हेडिंग उसका मन करता हो वो लिख दे, पॉइंट 4 में चाहता है उसमें लिख दे,
डायग्राम फॉर्म में चाहता है उसमें लिख दे। ये सब एडवांस ऑप्शंस हैं, जब उसे कमांड आने शुरू हो जाए और वो इन आंसर्स को एडवांस लेवल पर ले जाना शुरू कर दे तो आपको नंबर्स के अंदर अपना चेंज महसूस होना शुरू हो जाएगा। टेट सीरीज आपको इसमें कंटिन्यूटी प्रदान करेगी और एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क आपको देगी, उसमें हम भी आपकी हेल्प करेंगे, कोई डाउट ही नहीं है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, तो हर एक आदमी को अपने अंदर अगर इस पूरे एग्जाम प्रक्रिया के अंदर कोई चीज़ डेवलप करनी है तो उसका नाम है राइटिंग स्किल्स। अगर आप इस एक चीज़ पे कमांड बना ले गए और आपकी हैबिट ऐसी हो जाए कि कोई भी टॉपिक जब आपने पढ़ रखा हो आपको अभी मिलता हो तो मैं तैयार बैठा हूँ, लिखो जरा मुझे, मैं तैयार हूँ, यानी 100-200 वर्ड लिखने की क्षमता आपकी हर टॉपिक के ऊपर हो तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेंस आपका चाहे कभी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके लिए एक प्रकार की जो कंटिन्यूटी है जो मैंने बताया वो मोटिवेशन ज़रूरी है, क्योंकि सबसे हुआ और सबसे परेशान करने वाला ऐसा क्या होता है, लिखना, कि अब सोचूं लिखूं। तो लोग इसे अवॉइड करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इससे बचते हैं, बहुत अंत में आके ही लिखते हैं, महीना भर लिख लिया, 1 महीना लिख लिया, 2 महीने लिख लिया, ऐसे करके कंटिन्यूटी में से मेंटेन करने वाले खिलाड़ी बहुत ही कम होते हैं। तो राइटिंग स्किल अगर किसी को मजबूत करनी है तो इस राइटिंग स्किल के लिए जो क्वेश्चंस के की पॉइंट हैं उन्हें अच्छे से समझें, अंडरलाइन कर लें कि क्या कह रहा है, कमेंट कीजिए, एनालाइज कीजिए, समीक्षा कीजिए, इस प्रकार की बातें। इसके लिए मैं बनाऊंगा एक सेपरेट वीडियो अलग से ही, जिसमें पूरा अच्छे से आंसर राइटिंग कैसे करें, पेपर नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, हर चीज़ के अंदर आपको सेपरेटली ये बात बताऊंगा एक अलग वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन के जो की पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आते हों। ठीक, अब उसी के अनुसार क्वेश्चंस के तुरंत क्या कर सकते हो आप, फॉर्मेटिंग, यानी आपके दिमाग में एकदम से आ जाए स्टार्टिंग में आप ये काम करना रफ पे, और जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो रफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग 1 मिनट में किसी भी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग एकदम कर देगा, पहले क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है, अंतिम में क्या बताना है, वेल मेंटेन। अब अगर आपने बहुत सारे टॉपिक से पहले ही वर्क कर रखा है तो आपके पास बहुत सारे क्या तैयार हैं, इंट्रोडक्शंस, अलग अलग विषयों के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे क्या तैयार हैं आपके पास, कंक्लूजन्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, एनालिसिस हैं, एट्सेट्रा। यानी अगर आप पहले से वर्क करे बैठे हैं तो 2 सेक्शन आपके पास पहले ही मौजूद हैं, बहुत सारे, जिनको अब आपको इस्तेमाल करना है अलग अलग वे में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यूपीएससी के अंदर रटे हुए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और जब भी बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स आपकी क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराते हैं वो हार्ड मार्किंग करते हैं, कोई मैटर नहीं है। आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए टेस्ट सीरीज दे लें, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर कम आए तो हताश या निराश ना हो, क्योंकि उनके नंबर से क्वेश्चन वहाँ नहीं आया करते। ठीक है, अब अगला सेक्शन है लास्ट, क्या, प्रेजेंटेशन। आपके अंदर सीख भी चुके हैं, कर सकते हैं एनालिसिस, राइटिंग स्किल्स भी आपके पास है, आपने मेंस भी निकाल दिया है, लेकिन अब करना है अपना प्रेजेंटेशन, अपनी मार्केटिंग करनी है। मैं इन 5 व्यक्तियों से इंटरव्यू में जीवन में पहली बार मिल रहा हूं, और अब उन लोगों को यह एहसास कराना है कि मैं वो क्वालिटी आदमी हूं जिसकी सिस्टम में बहुत नीड्स है, जिसको चुनने का आपको अधिकार है, और आप मेरा पर्सनैलिटी का टेस्ट कर सकते हैं। नॉलेज का टेस्ट तो मेरी हो चुका है, अब क्या टेस्ट होना है, पर्सनैलिटी का। तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मेंस के बाद अभी 1 महीने में क्या बना दे, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लुक तो बना सकता है पेट अंदर करके एटसेट्रा एटसेट्रा से, लेकिन पर्सनैलिटी बनाना क्या है, जीवन की प्रक्रिया। अर्थात क्या, मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी आपको कि इस एग्ज़ाम के लिए वो मोटिवेशन जिसने आपको तैयारी करवाई थी, क्यों करवाई थी, क्या आपका ऑब्जेक्टिव था, अगर ये क्लियर होगा तो आपको इसमें बहुत लाभ मिलने वाला है। क्या, जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ये भरा जाएगा, और इसके अंदर वो हर चीज़ भरी जाएगी, यानी कक्षा 5 के टीचर का नाम भी जो आप भूल चुके हैं वो भी आपको फ़ोन करके मंगवाना पड़ेगा घर से, क्या उसका नाम क्या था टीचर का। यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अब आपको अपनी हर बात बतानी है जिससे कोई जान पाएगा आपके विषय के बारे में। तो इंटरव्यू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ, इंटरव्यू क्या चीज़ है। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ज़रा साफ कर दूँ एक बार, जैसे हमने अब तक जाना कि 3 स्टेज हैं और उनकी रणनीति क्या हो। तो प्री मेंस के लिए हमने सीखना, राइटिंग स्किल मेंस के लिए, और एक सेक्शन सबसे पहले पढ़ा था मोटिवेशन, वाई टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आप IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, उसके अलग अलग आंसर्स आपके पास होंगे।
तो इंटरव्यू की तैयारी को अलग से तैयारी नहीं है, वो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जो आपके व्यक्तित्व और जीवन के साथ लगातार चल रही है। और आप डे बाय डे, बचपन से कोई महान या महात्मा गांधी नहीं होता। हर व्यक्ति परिस्थितियों का सामना कैसे करता है, कैसे उनसे जूझता है, वही डिपेंड करती हैं और वही बनाती हैं क्या उसकी पर्सनैलिटी को। तो अंतिम में इंटरव्यू होने वाला है जिसमें अपनी मार्केटिंग आपको खुद करनी है। खुद करना है क्या आपको, अपना प्रेजेंटेशन, साक्षात्कार। यानी अब ये टेस्ट है आपके व्यक्तित्व का। हम चेक करना चाहते हैं अगले 30-40 मिनट में आपकी पर्सनैलिटी को। आदमी 6 हैं, हर एक आदमी के पास 5-6 मिनट हैं। तो कुछ बेसिक बातें आपको अपने दिमाग में एकदम स्पष्ट रखनी है। एक तो टू द पॉइंट रहिए, बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदार रहिए। सेकंड, अनावश्यक बातें नहीं बतानी हैं। ठीक, जिस विषय के बारे में नहीं जानते या आप बताने में सक्षम नहीं हैं, वहाँ सॉरी बोल देना बहुत अच्छा है। यानी व्यक्तित्व का परीक्षण है, तो हम चेक कर रहे हैं आपके व्यक्तित्व को। ठीक, तो अब सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू की 3 बेसिक बातें हैं। पहला तो नॉलेज लेवल, यानी मेरा इंटरव्यू वही व्यक्ति ले सकता है जिससे नॉलेज मेरे से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे वो मोस्ट एक्सपीरियंस होंगे और अपने जीवन में लंबा अनुभव रखते होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का, अकेडमी का, डिफेंस का, अलग अलग सेक्टर्स के लोग आते हैं। ठीक है, तो अब उनका नॉलेज लेवल ज़बरदस्त है। वो जज करना चाहते हैं आपको और चेक करना चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, जिसके बनाने में आपको 20-30 साल लग चुके हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी इंटरव्यू में जो टेस्ट होगा वो बहुत बड़ी मात्रा में करंट अफेयर्स होता है। कोई भी एग्जाम्स हो जो करंट अफेयर्स है, वो कोरोना क्वेश्चन या कुछ भी अन्य, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी एट्सेट्रा, हर चीज़, ये करंट अफेयर्स बहुत छोटे, 1 मिनट से बड़ा कोई आपका आंसर ना हो, टू द पॉइंट हो और डायरी के अंदर वेल मेंटेन इशू वाइज आपने अपना थॉट्स, अपनी थिंकिंग, अपने आंसर डेवलप कर रखे हों। ठीक, सेकंड, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा जो मेंबर्स के पास होगा, चेयरमैन सहित, और उसमें आपका बायोडाटा होगा। वो बताएगा आपके आज तक की जीवन यात्रा को। स्टार्टिंग में बहुत से कैंडिडेट से बात एकदम से पूछ ली जाती है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो वो अपने बारे में आपको बताना है। ठीक, कि मैं कौन हूँ, मेरी एजुकेशन कहाँ से हुई है, मैंने क्या क्या अचीव किया है और अब मैं आपके सामने हूँ, इस प्रकार से। तो अब इस बायोडाटा के बारे में आपको सब पता हो, विद क्या आपके ऑप्शन सब्जेक्ट रहे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, बेटा का या किसी अन्य का, आपकी सर्विस में है क्या। ठीक है, तो हर चीज़ का आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, इस हर बात का उत्तर आपके पास होना चाहिए परफेक्टली। तो अपने बायोडाटा के आपके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ पे आपने वर्क कर रखा हो। मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का, तो यहाँ के क्या विशेषताएं हैं, यहाँ प्रसिद्ध क्यों हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, वो हर चीज़ मेरे दिमाग में क्या हो, एकदम क्लियर कट हो, कन्फर्म, बिल्कुल टू द पॉइंट। यानी एकदम क्लियर कट पर्सनैलिटी जो हर बात बिल्कुल करती हो, स्पष्टता से बातचीत। यानी बायोडाटा की हर बात आपको बिल्कुल क्लियर हो, इंक्लूडिंग ऑप्शन सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग बैकग्राउंड, इंक्लूडिंग सिटी, गांव, विलेज, उनके प्रोन्स एंड कॉन्स, अच्छी और बुरी बातें सब आप जानते हो। ठीक, सेकंड, मैंने करंट अफेयर्स में आपसे पूछा लीबिया के अंदर क्या चल रहा है और उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने कहा सॉरी सर, तो कोई सर्वज्ञ ना हुआ ना हो सकता और हर बात का उत्तर हर व्यक्ति दे दे, ये संभव नहीं है। आप मेरे से बहुत सारी बातें पूछें और शायद मैं ना जानता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे, मैं किसी से बहुत सी बातें पूछूं, चाहे वो पीएचडी भी हो, शायद ना जानता हो। अर्थात क्या कि करंट अफेयर्स और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहां आप सॉरी बोल सकते हैं। बायोडाटा में वो चीज़ें बहुत कम होंगी क्योंकि आप उस दौर से गुजर के आ चुके हैं। ठीक है, और अगला टेस्ट क्या होने वाला है, पर्सनैलिटी का टेस्ट। अब आपको करना है अपने अब तक के जीवन में सेल्फ एनालिसिस डे बाय डे। यानी आपको पता हो अपने आत्मविश्लेषण के माध्यम से, आत्मविश्लेषण कि मेरी कमियां क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या हैं। लीबिया वाले इशू पे तो आपने सॉरी बोल दिया, कोई बात नहीं, आप नहीं जानते, अब कुछ और पूछते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, अपने 20 से 30 साल के जीवन में आपने क्या सीखा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या हैं, ये चेक कर रहे हैं कि आपकी सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ एनालिसिस पावर किस प्रकार की है, कि क्या आप तैयार इस चीज़ के लिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि अपने 25 वर्ष के जीवन को आप एक लाइन में बता दें, तो आप में वो क्षमता है कि हाँ मेरे 25 वर्ष के जीवन को एक लाइन में मुझे ऐसे बताना है, मुझे ये बात बोलनी है। ठीक है, आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, सिद्ध कीजिए इस बात को, तो आप सिद्ध कर सकते हो। यानी यहाँ सॉरी चलने वाला नहीं है। ठीक, अगर कोई आपसे पूछ ले कि 25 वर्ष में क्या सीखा, तो सर सॉरी हम तो कुछ भी नहीं सीख पाए। ठीक है, यानी
अब आपके व्यक्तित्व के बारे में आपको सब पता हो, यानी आपकी पर्सनैलिटी एकदम कैसी हो, डाउटफुल ना हो, आप हर चीज़ के बारे में डाउट ना क्रिएट करते हो, और क्या हो, एकदम स्पष्ट, अपनी स्ट्रेंथ का पता हो, अपनी वीकनेस का पता हो, ठीक है। और अब तक के जीवन से क्या सीख लिया, आपके आदर्श व्यक्ति कौन है, आपकी रुचि क्या है, इन सब के बारे में आप स्पष्ट हो, और उनके क्रॉस क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप तैयार हों। और अंतिम बात क्या है, किसकी नॉलेज, इस देश के सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज, ठीक, क्या वहाँ टीम वर्क है, कैसा वहाँ काम है, सोसाइटी के अंदर आज क्या प्रॉब्लम्स है, वो गरीबी की हो, वो वुमेंस के ऊपर अत्याचारों की हो, इत्यादि, आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो और लगभग उनके समाधान आपके पास उपलब्ध हों। यानी आप समस्या का हिस्सा नहीं, किसका हिस्सा है, समाधान का, और वो आपके दिमाग में हो। तो जॉब रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो, क्या, करंट अफेयर्स और बेसिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, बायोडाटा, अपने बैकग्राउंड की, ऑप्शन की सब बातें जानते हो, पर्सनैलिटी के बारे में सब आपके क्लियर कट हो, जॉब रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हो, तो इस नॉलेज लेवल के माध्यम से ही आप में क्या जनरेट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अब मैं तैयार हूँ, आप पूछिए मुझे क्या पूछना है। बहुत से लोग ये कहते रहेंगे कि इंटरव्यू में कुछ नहीं पता होता, कहाँ से क्या पूछ लें, लेकिन अगर आप मैनेज करके चलेंगे, मैनेज अगर आप कर सकते हो तो इंटरव्यू कैन मैनेजेबल वेरी वेल। और जहाँ आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे नॉलेज लेवल ज़बरदस्त है, तो अब मेरे अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अब मुझे क्या डेवलप करना है अपने अंदर, प्रेजेंटेशन, कि मेरे पास नॉलेज भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, तो अब मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, क्या मैं व्यक्तियों को सेटिस्फाइड कर पा रहा हूँ और अपनी मार्केटिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये दिलाएगा आपको मॉक इंटरव्यू और हेल्दी डिस्कशंस, मॉक इंटरव्यू एंड हेल्दी डिस्कशंस, जिसमें आप हर चीज़ के पक्ष विपक्ष के बारे में बात करते हुए, अपनी भाव भंगिमाओं से अपने शब्दों को मिलाते हुए ये सब आप चेक कर पाएंगे। तो इंटरव्यू के 3 चरण हैं। तो हमने अब तक बात की कि एग्जाम की रणनीति क्या हो। सबसे पहले आपका मोटिवेशन और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, विषयों के बारे में गहरी समझ विकसित करना और सीखना। उसके बाद अपने अंदर क्या डेवलप करना, एनालिटिकल पावर्स, यानी लर्न एनालिसिस, विश्लेषण करना। उसके बाद उत्तर लिखना और अंतिम में वहाँ पहुँचना जहाँ टेस्ट क्या होगा आपकी पर्सनैलिटी का। और उसके लिए आपको क्या डेवलप करनी है, कुछ नॉलेज अपने बारे में, बायोडाटा के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, जॉब्स के बारे में, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपने पहले नंबर पे क्यों डाले IAS एटसेट्रा चीज़ें, ठीक। और उसके बाद करना है अपना प्रेजेंटेशंस। इसके लिए मॉक इंटरव्यू जैसे के सामने बात करना, हेल्दी डिस्कशन करना, ग्रुप डिस्कशन करना इत्यादि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हम इस हर चीज़ को डे बाय डे अपनी क्लासेस के अंदर भी और मॉक वीडियोज़ के अंदर भी आपको बताते रहेंगे। दूसरा क्या होगा, जो लाइव वीडियो हम अन्य दे रहे हैं, इसके साथ ही अगस्त 2020 लास्ट तक ऑनलाइन प्लेटफार्म आपको मिलेगा, वेल मेंटेन और क्वालिटी इंडिया लेवल का, जिसमें आपको हम बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस देंगे। और अक्टूबर जब भी सबका कोचिंग खोलेगी तो ऑफलाइन क्लास भी चलेगी। तब तक हम ऑनलाइन उपलब्ध हैं, हमारे नंबर उपलब्ध हैं। अब अगली बात देखते हैं कि इस रणनीति के लिए जो बेसिक सोर्स हैं वो क्या हैं, यानी अब जो बुक्स और अन्य चीज़ें हैं वो क्या। तो हिस्ट्री के लिए आप फोकस रखें NCERT प्लस, क्या, बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, इनमें से कोई एक बुक। जितना सीमित आपके पास मैटर होगा उसे मैनेज करना उतना ही आसान होगा। अनावश्यक किताबें मार्केट से आप ना खरीदते रहें, नेट पे देख के, टॉपर्स की बातें सुन के या मेरी बातें सुन के। आप बहुत कम किताबें अपने पास रखें। NCERT प्लस, जिसके पास NCERT ना हो वो मुझे टेक्स्ट कर दे या मैसेज कर दे या व्हाट्सअप कर दे। मेरा नंबर 999724 और 887। कोचिंग भी चल जाएगा अगस्त सितंबर के आसपास। बिना कोचिंग भी अगर आप चाहें तो हम तब भी आपकी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम आपके साथ हैं, बहुत सारी शुभकामनाओं और प्यार के साथ। सोर्सेज हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया, हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम। पॉलिटी के लिए एक बुक आपकी एनफ है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक। ज्योग्राफी के लिए आप डॉक्टर DR खुल्लर या माजिद हुसैन या महेश कुमार बर्णवाल। डॉक्टर DR खुल्लर, माजिद हुसैन और महेश कुमार बर्णवाल, इनकी पुस्तक ले लें। NCERT 11-12 आपकी इसमें अच्छी खासी हेल्प करने वाली है।
इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए आप एक बुक ले लें रमेश सिंह, जो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। बुक बहुत हैं, बुकों का कोई अंत नहीं है, सीमित मैटर हैं, आप उन्हें समझ जाएं, कर सकते हो एनालिसिस, लिख पाते हो तो आपकी बात सफल है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस टेक के लिए पी अग्रहरि, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक, शंकर आईएएस की बुक एनवायरमेंट के लिए। ठीक, अब किसी एक कोचिंग के नोट्स अगर आप अपने पास रखें तो आपको और हेल्प हो, ताकि मैटर कंसाइज करने में सहायता हो। लेकिन आप नोट्स ही पढ़ने लगे और बेसिक कंटेंट ना पढ़ें तो नुकसान होगा। पहले पढ़ें बेसिक कंटेंट, उसके बाद अपने नोट्स बनाएं सेल्फ मेड, भले ही कोचिंग के नोट्स भी आपके पास हों। ठीक है, जिन्हें रिवाइज करना आसान होगा। ठीक है, हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी 11th-12th की एनसीईआरटी एंड साथ में क्या डॉक्टर DR खुल्लर, माजिद हुसैन और महेश कुमार बर्नवाल। इकोनॉमी इन तीन में से कोई एक ले लें, ज्योग्राफी वाली बुक रमेश सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पी अग्रहरि, दोनों मीडियम में आती है। जितनी किताब मैंने आपको बताई दोनों मीडियम में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आती हैं। एनवायरमेंट के शंकर आईएएस के नोट्स, और हिंदी की भी कुछ अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, जिसमें परीक्षावाणी की किताब आपको मिल जाएगी, परीक्षावाणी की दृष्टि वाली बुक मिल जाएगी जो अच्छी है। ठीक है, अब इनके अलावा एक बहुत बड़ा सेक्शन है करंट अफेयर्स, जो आज की तैयारी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इसके लिए आपको एक बेसिक काम करना है कि नेट पे ऐसे सोर्स हैं वो हम भी प्रॉपरली आपको देंगे, और हम भी जो अपना मैटर बना रहे हैं इंडिया में, वो चाहे PIB हो और चाहे अच्छी मैगजीन्स हो, हम सबको देख के चेक करके बना रहे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो एक तो ज्ञान IAS का मंथली और डेली मैटर, विजन का मैटर, इनसाइट का मैटर और क्या वाजीराम का मैटर, ये 3-4 स्रोत हैं। आप किसी एक पे कर सकते हैं रिलाई, यानी नेट पे से कोई एक को आप फॉलो करें तो सिस्टमेटिकली फॉलो करें। ठीक है, करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर पढ़ के आपको डेली नोट्स नहीं बनाने हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा सेक्शन है, और जो आज की चिंता का सबसे बड़ा विषय है, और छात्रों के अंदर इसको लेकर बहुत भयंकर भटकाव है। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर आप पढ़ें, अच्छी बात कोई लगती है आप नोट कर लें, लेकिन उनके प्रॉपर नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत तगड़ा टाइम आपका ले लेंगे। ठीक है, यानी स्मार्ट तैयारी, जहां कम समय देके अधिक आउटपुट मिल सकता हो। अगर आप कई महीने में करंट अफेयर्स ही बना पाए और 20 क्वेश्चन आए तो फ़ायदा क्या हुआ। क्वेश्चन 20-30 आ रहे हैं, लेकिन कैसे? आपके पास जो मंथली मैगजीन्स आ रही हैं, नेट पे अच्छी मैगजीन्स उपलब्ध हैं। हम अपने कोचिंग का मैटर भी आपको देंगे, मंथली भी, ईयरली भी। अभी आने वाले पूरे साल के ईयरली कंपाइल नोट्स करंट अफेयर्स के, साइंस टेक के, पॉलिटी के, IR के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, हर चीज़ के, एनवायरमेंट के। तो हमारा तो मैटर आपको उपलब्ध है ही, हमारे अलावा भी जो अच्छे प्रयास कर रहे हैं इस भारत के अंदर वो कई हैं। वो चाहे विजन हो, वो चाहे इनसाइट हो, वो वाजीराम हो, राउज IAS हो, कोई भी, किसी एक को आप फॉलो कर लें, उसके भी नोट्स ना बनाएं। अगर आपको लगता है कंसाइज कर सकते हैं तो कंसाइज कर लें, अदरवाइज आप उनकी रीडिंग मारें, रिपीट करें। आपके पास टाइम हो तब नोट्स बनाएं, अगर आपके पास टाइम हो। यानी अगर आपके पास अभी 3 महीने और आपको करंट अफेयर्स करना हो तो फिर नोट्स मत बनाइए। अगर आपके पास 6 से 8 महीने हो तब आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली मैगजीन लीजिए, सिस्टमेटिकली मैनेज कीजिए और बहुत कम शब्दों में उसे लिखिए, ताकि रिवाइज और रिपीट करना बहुत आसान हो जाए। तो करंट अफेयर्स मैनेज कीजिए और अपने हर नोट्स को अपडेट रखिएगा। और क्वेश्चंस के अंदर भी करंट अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं और चीज़ें। ठीक है, तो हमने अब तक जाना क्या स्ट्रेटजी इस एग्ज़ाम के, क्या उसके सोर्स हैं, किस लेवल पे हम कैसे करें। पहले दिन से नोट्स ना बनाएं, पहले दिन से उत्तर ना लिखें, टाइम दे अपने आप को कि लेवल पे आएँ, लर्न करें, एनालिसिस करें, राइटिंग स्किल डेवलप करें, और आहिस्ता आहिस्ता क्या करते रहें, अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट डे बाय डे। यानी ये एक प्रकार का प्रोसेस है जो जीवन भर चलता रहता है और हमारे पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है। इन सब में कोई भी सुझाव आपका हो, कोई डाउट आपका हो, हम आपके साथ हैं। हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं आपको। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में बताइएगा हमें। और इसके अलावा भी हमारे को सहायता चाहिए
तो ज्ञान IAS के फेसबुक पेज पे और ज्ञान IAS के यूट्यूब पेज पे, यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर आप हमें कहीं भी कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरे नंबर्स आपके लिए उपलब्ध हैं, व्हाट्सअप के भी और वैसे भी कॉल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ें हो तो आप हमें बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका। आप तैयारी करें और अपने ड्रीम्स अचीव करें, उसमें हमारी भी सहायता हो तो हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद आप सभी का, आपके देखने के लिए।